So we have done accounting for depreciation and disposal of non-current asset. Okay. अब आ जाते हैं अदर पेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स पे. इस पे आने से पहले एक इम्पॉर्टेंटली जब हर दफा हमें करना होता है ये गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिक कॉस्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, accruals concept, prudence concept, consistency concept, realization concept, accounting period, materiality, money measurement, business entity and dual aspect. सही ना, ये हैं सारे. लेकिन इसमें से अभी फिलहाल मेनली दिस वन accruals concept या मैचिंग concept भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना. दिस वन इज इन क्वेश्चन राइट नाउ while doing accruals and prepayments का टॉपिक अभी हम खोलने वाले हैं. तो जो अदर्स पेएबल और रिसीवेबल का टॉपिक है, accruals प्रीपेमेंट का टॉपिक भी कहला सकता है. इसमें जाने से पहले आपको बताऊं एक्रूल्स लफ्ज का मतलब क्या है. एक्रूड का मतलब क्या है? उधार. प्री पेमेंट का मतलब क्या है? पहले पैसा. उधार पेएबल भी हो सकता है अगर आप पेइंग पोजीशन में हो. आपका बिजनेस किसी के साथ पेइंग डील में है, मतलब आपके सप्लायर के साथ आपका एक्रूड है, तो वो आपके लिए पेएबल है वो एक्रूड. आपके कस्टमर के साथ आपका कोई एक्रूड है तो आपके लिए वो रिसीवेबल वाला एक्रूड है. वो उधार आपने लेना है उससे वापस पैसा. रीपेमेंट अगर आपने की है तो वो प्रीपेड कहलाता है. आपने अपने सप्लायर को प्रीपेमेंट किया तो प्रीपेड कहलाता है. आपके कस्टमर ने आपको प्रीपेमेंट किया तो वो अनअर्न्ड कहलाता है या कस्टमर एडवांसेस. ठीक है, ये बेसिक क्लियरेंस है. मैं नेचर पूछूं, पेएबल की नेचर क्या है? लायबिलिटी. अनअर्न्ड की नेचर क्या है? लायबिलिटी. प्रीपेड की नेचर क्या है? एसेट. प्रीपेड इज एसेट. मैंने एडवांस में कुछ पे किया हुआ है, सो आई हैव अवेलेबल दैट मनी आई हैव अवेलेबल टू यूज, राइट. जैसे मेरे मोबाइल में क्रेडिट है प्रीपेड, तो वो मेरा एसेट है कि मैं यूज कर सकता हूं. ठीक है, प्रीपेड इज एसेट एंड रिसीवेबल्स इज आल्सो एसेट. क्लियर? नेचर क्लियर है. If I make a general T account and if I ask you, कोई भी T account है, अगर मैं बोलता हूं कि ब्रॉड डाउन यहां आ रहा है, तो ये ब्रॉड डाउन किसका है? डेबिट का ब्रॉड डाउन है. लेकिन नेचर क्या है इस ब्रॉड डाउन की? ये एसेट का ब्रॉड डाउन है या लायबिलिटी का? ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे अगर हो रहा है तो ये एसेट का ब्रॉड डाउन है या लायबिलिटी का? एसेट का. ठीक है, और एसेट का क्रेडिट डाउन यहां पर आता है. सही. इन केस ऑफ लायबिलिटी उसका ब्रॉड डाउन यहां पर आना था और लायबिलिटी का क्रेडिट डाउन यहां पर आना था. ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों तरफ ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन भी आ रहा है. ठीक है, अच्छा मैं एसेट वाले को मैं वाइट से कर लेता हूं. मिसाल के तौर पे एक आपका अकाउंट है सब्सक्रिप्शंस का. आपके कस्टमर्स हैं जो आपसे सब्सक्रिप्शंस करवाते हैं. ठीक है ना, मेंबरशिप चार्जेस पे करते हैं. ठीक है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, आपका कोई क्लब है उसके सब्सक्राइब करते हैं वो आप. ठीक है, तो आपके ब्रॉड डाउन सब्सक्रिप्शंस अगर किसी किस्म के ना, मिसाल के तौर पे $400 कर लो, चलो डॉलर्स के 3 जीरो कॉमन भी ले लो, $400,000. तो इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शंस डेबिट हुई है एज एन एसेट. ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है आपके लिए, ये रिसीवेबल है आपके लिए. ठीक है, और ये क्लोजिंग रिसीवेबल है. लेट्स सपोज साल के एंड में 50 बचा रिसीव. कुछ कस्टमर बैक वक्त ऐसे भी होंगे जिनसे रिसीवेबल है और कुछ कस्टमर जिनसे एडवांस में रिसीव किया हुआ है. सही है. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं 800 एडवांस कस्टमर से एडवांस में रिसीव किया हुआ है. ठीक है, और यहां पर भी ये जो एडवांसेस हैं या अनअर्न्ड है वो यहां पर आ रहा होता है, या लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है ना. ठीक है ना, अभी समझाता हूं, पूरा इसको क्लियर करूंगा कि आप बोलना क्या चाह रहा हूं. ठीक है, इसको यूं समझो, अगर इंटरप्रेट करने जाऊं मैं तो हाउ वुड आई इंटरप्रेट दिस. अभी मैं इसके टोटलिंग पे नहीं जा रहा क्योंकि टोटलिंग अभी सेंस नहीं देगी, क्योंकि बीच के भी बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई मैंने. मेरा बिजनेस है, मेरा कोई मैदान है, उसकी वो मेंबरशिप कराते हैं कोई सालाना नहीं, माहाना मेंबरशिप है, या हर 3 महीने की पेमेंट करते हैं. कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने एडवांस में पेमेंट की हुई है. अगर कस्टमर्स ने एडवांस दिया हुआ है हमें 800 का,
तो उनके पास हुकूक है हमारी फैसिलिटी यूज करने का, और हम लायबल है उनको अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। कितने तक की? $800,000 तक के लिए। तो वो हमारा CD यहां पर आया होगा पिछले साल, जो कि ब्रॉट डाउन एज अ लायबिलिटी हुआ कि कस्टमर एडवांसेस है, कस्टमर्स विल यूज दिस फैसिलिटी। और कुछ कस्टमर्स पिछले साल के ऐसे होंगे कि जिनसे हमें लेने की है, वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फैसिलिटी जो हमारी, उसके पैसे भी उन्होंने नहीं दिए, तो उनसे हमारे ये रिसीवेबल थे, ठीक है ना, तो वो यहां पर आ गया। ठीक है, तो कभी परेशान मत हो ना कि बैक वक्त दोनों चीजें आ रही हो, कस्टमर एडवांसेस भी आ रहे हो और साथ में रिसीवेबल भी आ रहे हो। अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं, नहीं क्लियर है? और किसी को नेट ऑफ करने का शौक है तो 400 और 800 को नेट ऑफ करके सिर्फ यहां 400 लिखते हैं, लेकिन उससे क्लियर नहीं होगा, उससे लगेगा सिर्फ हमें 400 कस्टमर से एडवांसेस मिले हुए, सही है ना, हालांकि हमें 800 मिले हुए कस्टमर से एडवांसेस और हमें 400 लेना बाकी है, और ये अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अब जब साल के दौरान क्या होता है, अगर ये हमारे किसी किस्म का कोई केस नहीं होता, एक और अजम्पशन कि हमारा अगर लेट्स सपोज ये कोई केस ही नहीं होता, इसी टी के मैं कॉपी ले रहा हूं और समझाने लग रहा हूं कि लेट्स सपोज हमारा एडवांस का या किसी किस्म के उसका रिसीवेबल का या एडवांस का कोई केस ही नहीं होता, तो 0-0 आता हर तरफ। भाई हम उधार पे काम ही नहीं करते, उधार पे भी काम नहीं करते, एडवांस भी नहीं लेते, कैश पे काम करते। तो फिर क्या होता पता है, बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा होता और हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट एक तरह से, तो बैंक डेबिट हो रहा होता, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रही होती। लेट्स सपोज पूरे साल $3 मिलियन, 3 0 यहां पर 3 0 कॉमन है बैंक के रेफरेंस से, ठीक है ना, तो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रही है, बैंक डेबिट हो रहा है, और अब सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को क्लोज करना है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो P&L का रेफरेंस याद देके मैं 3000 यहां लिख दूंगा। तो नेचुरली सब्सक्रिप्शन की वजह से मेरा P&L अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो मेरी इनकम थी सब्सक्रिप्शन, इससे जाहिर हो रहा है, क्लियर हो रही बात? इसमें कोई रिसीवेबल या एडवांस रिसीव्ड या एडवांस रिसीव्ड या रिसीवेबल बन ही नहीं रहा मेरे पास, 0-0 आ गए। लेकिन यही चीज अगर यहां पर ले आए, इस केस के अंदर देखें, पूरे साल हमने कस्टमर से रिसीव किए 3 मिलियन, तो बताओ इनकम कितनी हुई, समझ आई? अब हमें निकालनी है, फिर मैं उसको इंटरप्रेट करके बताऊंगा। 800 कस्टमर से हम एडवांसेस ले चुके, तो ये हमारी लायबिलिटी है। फिर हमने 3000 और लिए कस्टमर से, 3800 कस्टमर्स हमें दे चुका टोटल, ठीक है, और फिलहाल मैं इसको 0 कंसिडर कर रहा हूं, एक एक करके लेके चलता हूं, यहां कुछ भी नहीं, ठीक है, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन 0 है, अभी कुछ भी नहीं। चलो, यहां का ब्रॉट डाउन 0 है, वो वाला ब्रॉट डाउन है, रिसीवेबल वाला ब्रॉट डाउन 0 है। तो अब आप सोचो, कस्टमर्स ने हमें ऑलरेडी एडवांस पैसे दिए थे $800,000, फिर पूरे साल के दौरान, ये में डेट लिखना जरूरी नहीं क्योंकि पूरे साल की पेमेंट्स है, टोटल है पूरे साल के दौरान में कस्टमर्स ने सारे 3 मिलियन और डॉलर्स मुझे दिए, तो टोटल $3800 मिलियन कस्टमर्स ने हमें दिए, और हम कह रहे हैं कि कस्टमर्स के हमारे पास एडवांसेस सिर्फ 300,000 बाकी है, तो इसका मतलब इसके अलावा वो हक इस्तेमाल कर चुके होंगे अपना, और जैसे ही वो हक इस्तेमाल कर चुके वो हमारे लिए अर्न हो गए, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया 3500, और ये मेरा P&L, ये मेरा अर्नड रेवेन्यू है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास मेरे सर पे उधार अब कस्टमर्स का सिर्फ इतना रहेगा जो ब्रॉट डाउन अगले साल हो जाएगा एक अनअर्नड के तौर पे, एडवांसेस के तौर पे, क्लियर है? बाकी ये वाली $3500,000 तक की वर्थ जितना हमने अपनी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर दिया था कस्टमर्स के लिए, पूरे साल उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टिक हो रहा है कि हमने रियलाइज कर ली ये वाली इनकम, कहाँ गई वो, ये वाली 3500, ठीक है, और बाकी ये रह गए रियलाइज करना, ठीक। सोचो यहां पर CD नहीं होता, CD यहां पर होता 50, तो गेम थोड़ी चेंज हो जाती। फिर आप इंटरप्रेट पता है कैसे करते हैं, फिर आप कहते हैं कि $800,000 का हमारे कस्टमर्स का हम पर हक था कि वो पिछले साल से एडवांस पे करके उन्होंने दिए हुए हमें, तो वो हमारी फैसिलिटीज को यूज करेंगे $800,000 तक के लिए, तो ठीक है ना, तो एडवांस वैसे पेमेंट कर चुके थे, फिर उन्होंने 3000 और पेमेंट की, 3 मिलियन एक्चुअली है, 3 मिलियन की और पेमेंट की, 800 की पेमेंट की, 3 मिलियन की और पेमेंट की उन्होंने, सही।
तो उनका हमारे ऊपर एक तरह से एडवांस खड़ा हो जाना चाहिए 3800 का अभी तक, तो यहां तक खाली देखा जाए कि कस्टमर ने हमें 800 पे किए, फिर 3000 और पे किए, तो एक तरह से कस्टमर के तरफ से हमारे पास कितने आ गए, 3800 आ गए सो फार। तो उनका एक तरह से हमारे पास एडवांस खड़ा हुआ है 3800 का, लेकिन एडवांस तो यहां जीरो दिख रहा है, एडवांस तो जीरो दिख रहा है, बल्कि रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। हमें कस्टमर से, ये सीडी यहां पर है तो वहां ब्रॉट डाउन होगा, हमें कस्टमर से रिसीवेबल चार्ज है। ऐसा क्या हो गया कि कस्टमर हमें 3800 दे के बैठा हुआ था, उसके बावजूद हम कह रहे हैं हमें 50 और लेना कस्टमर से। यकीनन कस्टमर हमारी 3850 तक की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर चुका होगा, तो इसलिए हमें 50 लेना बाकी, हमारी फैसिलिटी को इतना इस्तेमाल कर चुका होगा। क्लियर हो रही है? इसके अंदर अभी हम जो है ना टुक टुक करके बढ़ेंगे आगे। ये पेचीदगी यहां पर आती है कि इस बीडी को मैं कहूंगा क्या। ये बीडी मेरे दो में से कोई एक चीज हो सकती है। ये बीडी मेरा या तो रिसीवेबल हो सकता है, या ये ब्रॉट डाउन मेरा प्रीपेड हो सकता है। सब्सक्रिप्शन में पे करता हूं या रिसीव कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं ना, तो मैं रिसीविंग पोजीशन में हूं ना, तो मेरे लिए ब्रॉट डाउन जो है ना रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि ब्रॉट डाउन डेबिट पे हो रहा है, वो एसेट का ब्रॉट डाउन होता है ना डेबिट पे। तो ये तो पता ही एसेट है, कौन सा वाला एसेट है, रिसीवेबल वाला है या प्रीपेड वाला है। प्रीपेड तो वो होता है जब हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे होते हैं। अभी ये मेरा सप्लायर का अकाउंट नहीं है, ये तो मेरा एक तरह से कस्टमर्स को डील करने का अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मुझे मिलती है, मैं पे नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन के या किसी किस्म के रेंट इनकम का हो गया, या कोई भी ऐसा टी अकाउंट जिसके अंदर मुझे पेमेंट मिलने की वो ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो उसका अगर ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट पे आ रहा है तो वो मेरे लिए रिसीवेबल है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर पेमेंट के केस वाला होता तो मेरा प्रीपेड बनता। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूं सो दैट वी कैन गेट इन। मेरा तरीकेकार आपको पता ही है। मिसाल के तौर पे मैं एक टी अकाउंट बनाता हूं इंश्योरेंस, सही। मैं कह रहा हूं हमारा बिजनेस जो है अपनी प्रॉपर्टी को, अपने प्रीमिसेस को, फैक्ट्री को, सारी मशीनरी को इंश्योर कराया हुआ है, ठीक है। 30 कॉमन है, तो मैं अगर नीचे अगर 500 400 भी बोल रहा हूं तो आप समझ जाना वो 400,000 होगा। ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ नहीं है, प्रीपेड भी कुछ नहीं है, पेएबल भी कुछ नहीं है, ठीक है। पेएबल को मैं रेड से लिख देता हूं। पूरे साल आपने इंश्योरेंस कंपनी को $500,000 पे किए, तो बैंक क्रेडिट हुआ, इंश्योरेंस डेबिट हुआ। बैंक क्रेडिट हुआ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस डेबिट 500 से, और उसका रेफरेंस आया बैंक। क्लियर है? इतना पे किया आपने, उसके बावजूद पता चलता है कि आपकी तरफ से पेएबल है, आपको अभी 300 पे करना बाकी है इंश्योरेंस कंपनी को। ये पेएबल है ना सीडी, क्योंकि वो ब्रॉट डाउन होगा वहां पर, लायबिलिटी है ना। मैंने इसको पेएबल बोला, मैंने इसको कस्टमर एडवांसेस नहीं बोला। पिछले वाले में इस तरफ जो सीडी आ रहा था उसको मैं कस्टमर एडवांसेस बोल रहा था, क्योंकि वो टी अकाउंट मेरा उस नौयत का था जिसमें मुझे कस्टमर से पेमेंट्स लेने की है। और कस्टमर से पेमेंट्स लेने वाली पोजीशन में अगर मेरा सीडी यहां पर आ रहा हो, यहां पर अगर सीडी आ रहा हो लेट्स सपोज पेमेंट लेने वाली पोजीशन में, तो इसका मतलब मैं एडवांस में पेमेंट्स ले चुका हूं, तो वो लायबिलिटी है। और पेमेंट्स देने वाली पोजीशन में मैं अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर रहा हूं, और यहां पर उस पोजीशन के टी अकाउंट में यहां पर अगर सीडी आ रहा हो, तो मतलब ये पे करना बाकी मुझे सप्लायर पे, लायबिलिटी है। क्लियर है? तो 500 पे कर चुका, उसके बावजूद 300 पे करना बाकी है, तो यकीनन इसका मतलब है पीएनएल आपका कितने से क्या हो रहा है, 800 से डेबिट हो रहा है। पीएनएल आपका इंश्योरेंस क्लोज करे, पीएनएल आपका 800 से डेबिट हो रहा है, मतलब आपने 800,000 तक की सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी की एक तरह से आपके ऊपर ड्यू हो गई, कंज्यूम कर लिया होगा आपने अपनी इंश्योरेंस को, यूं कह लो, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये सीडी वहां नहीं होता, ठीक है, अगर ये सीडी वहां की जगह यहां पर होता सीडी, तो आप कहते हैं मैंने इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट किया 500 का, 200 जो है उसमें से क्या है मेरा प्रीपेड है। मैंने इसको प्रीपेड बोला, इसको रिसीवेबल नहीं बोला।
क्योंकि इंश्योरेंस में पेइंग पोजीशन पे हो, मैं खुद पे कर रहा हूं एक चीज, उसको रिसीवेबल कैसे बना सकता हूं? एसेट भले है, एसेट वाली साइड पे ना, तो एसेट वाली साइड पे सिर्फ रिसीवेबल थोड़ी होता है, प्रीपेड भी तो होता है। और लॉजिकल बात ये है, जब मैं पेइंग पोजीशन पे हूं किसी, ये टी अकाउंट मेरा किस पोजीशन वाला है? पेइंग पोजीशन वाला, राइट। मैं ये मेरा सप्लायर्स के हवाले से एक तरह से कि मैं पे करता हूं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पे करने वाले के अंदर अगर डेबिट पे ब्रॉट डाउन आ जाए इत्तेफाक से, तो मतलब यकीनन ये मैंने इजाफी पे कर दिया, प्रीपेड है, इसीलिए मेरा एसेट वाला ब्रॉट डाउन। तो 500 मैंने पे किया था और मैं कह रहा हूं मेरा प्रीपेड साल के एंड में 200 बचा, तो इसका मतलब 300 कंज्यूम हो गया, वो 300 पीएनएल हुआ। क्लियर हो रही है बात? सो फार सो गुड। सबसे पहले तो ये इस टॉपिक के अंदर बोल रहा है इंपॉर्टेंस क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आपकी जो जिस पीरियड से रिलेटेड कॉस्ट है उसको आप मैच करो उस पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू के साथ, और इन दो का टकराव होकर जो निकलता है आपका वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, जिस पीरियड से रेलेवेंट इनकम हुई आपकी, आप उसको उस पीरियड की इनकम कहो, और उसी पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हुए उनको एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को मैच कर लो। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ मैच हो रहा है और ये दोनों अपने पीरियड के साथ भी मैच हो रहे हैं। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये हो रहा है। क्लियर है? ये करने से क्या इंपॉर्टेंस, इसको करने से क्या फायदा होगा, तो वो यहां पढ़ लोगे। अगर आप अलग अलग करके बताएं, कॉस्ट को उनके रेलेवेंट पीरियड के साथ मैच करते हो तो क्या क्या इससे फायदा होना है, प्लस आप इनकम्स को उनके जिस पीरियड में वो इनकम अराइज हुई है रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट कब आपको मिली है, इनकम जब आपने अर्न किया अगर उस पीरियड के साथ मैच करते हो तो आपको क्या बेनिफिट है, ये आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की करेक्ट पिक्चर आपके सामने आएगी कि आपके इस साल से रेलेवेंट आपने क्या अर्न किया और क्या कंज्यूम किया। ठीक है, अर्नड में से कंज्यूम्ड माइनस कर दो, जो कमाया इनकम्स में से जो एक्सपेंस हुए वो माइनस कर दो, तो बचा प्रॉफिट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है जो तमाम इनकम्स हुई है उन सबके बदले पैसा ना आया, वो रिसीवेबल हो, कोई बात नहीं, रिसीवेबल है ना, तो उनका रिसीवेबल डेबिट कर दो, लेकिन इनकम को तो क्रेडिट करो, इनकम तो इनकम है ना, कैश डेबिट हो या रिसीवेबल डेबिट हो उसको छोड़ो, इनकम तो हो गई ना, तो इनकम काउंट कर लो उसको, और एक्सपेंस जो है उसको एक्सपेंस काउंट कर लो, तो इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। अब ये मत समझना मेरे पास कैश इतना बचा, वो तो उस सूरत में होता है जो इनकम हुई है सारा कैश आ गया, जो एक्सपेंस हुआ सारा कैश चला गया तो इतना कैश बचा, तब आप कहते हैं कैश इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन कैश इज डिफरेंट थिंग, प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग। इनकम स्टेटमेंट बनती है एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि उधार पे ही क्यों ना हो गया हो काम, उधार पे ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर इनकम हो गई है चाहे वो उधार ही क्यों ना हो गई है तो उसको इनकम कह दो। और एक्सपेंस अगर हो गया चाहे आपने अभी पेमेंट नहीं की, पेएबल तो है ना, वो एक्सपेंस तो हो गया, कंज्यूम तो कर लिया, तो उसको उस पीरियड का एक्सपेंस कह दो। सही है। अब आप सोचो, एक इंसान एक जान तोड़ मेहनत करके पूरे साल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और बहुत सारे सेलिंग करता है, लेकिन वो सेलिंग के अंदर एक टर्म शामिल है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमें पेमेंट करेगा 6 महीने बाद। सही ना? तो शुरू के चलो दिसंबर में अगर हमारा वो क्लोज हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड लेट्स सपोज 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ठीक है, 31 दिसंबर लेट्स सपोज 2020 में क्लोज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2020, और कस्टमर के साथ वो टर्म्स ऐसी है कि वो हमें 6 महीने बाद पेमेंट्स करेगा, क्रेडिट पीरियड 6 महीने का होता है किसी किसी बिजनेस में जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। तो जो यहाँ सेल की होगी वो तो चलो 6 महीने बाद मिल चुकी होगी, लेकिन जो यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, वो सारा पैसा तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। और वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई और मैनेजर हुआ, कोई और अकाउंट्स मैनेजर और बिजनेस का जनरल मैनेजर, तो उसके मजे हो जाएंगे कि वो अपनी इनकम काउंट कर लेगा। भाई अगले अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ कैश आया है लेकिन असल ट्रांजैक्शन तो यहाँ हुई है। क्लियर है? तो मैच करना जरूरी है इनकम को जिस पीरियड के उस पीरियड के साथ, वरना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 2 सालों की डिस्टर्ब हो रही है। इस साल के अख्तिताम पे जो शेयर होल्डर है, ओनर है, उसने देखा, कहा कि यार ये तो बहुत कम पैसा है हमारे पास, अगर हम उसको इनकम का पार्ट ना बनाए, क्योंकि रिसीव नहीं हो, हम कह रहे हैं अभी रिसीव नहीं हुआ तो इनकम का पार्ट नहीं बना रहे, तो ओनर कहेगा हाँ इनकम का पार्ट नहीं बनाओ भाई, पैसा रिसीव शुरू है, लेट सपोज अगर ऐसा, तो फाइनली वो अमाउंट लेट सपोज $2 मिलियन है।
$2 मिलियन, उससे पहले आपने कुछ सेल्स की थी, वो टोटल मिला के $500,000 थी। आपकी असल सेल जो हुई ना, वो भी वो वाले सीजन में, जो आपका यहां से लेकर इस जुलाई से लेकर ऑनवर्ड वाला सीजन था, उसमें आपकी असल सेल हुई। स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्कूल खुलते हैं, उसके अंदर सारी सेल ज्यादा तब होती है। लेकिन अब जो है स्कूल वगैरह ने परचेजिंग तो कर ली, लेकिन स्कूल आपके स्टेशनरी का जो भी आप सप्लायर हो स्टेशनरी के, आपको पेमेंट स्कूल जो है ना बाद में दे रहे हैं, बहुत 6-6 महीने बाद। तो स्कूल के जो भी शॉप्स वगैरह वहां तक माल तो पहुंच गया सारा, लेकिन वो पेमेंट्स पहुंची नहीं अब तक। वो अगले ये $2 मिलियन पूरे का पूरा अगर ओनर ने कंसिडर नहीं किया इनकम का हिस्सा और कहा कि ये तो हटा ही दो, ये तो रिसीव ही नहीं हो, तो आप $500,000 पे खाली खड़े हुए होंगे। और ओनर कहेगा आपको तो हमने टारगेट दिया था $3 मिलियन का, थोड़ा बहुत कम करते, आपने तो बहुत ही कम किया, आपने तो आधा भी नहीं किया, निकाल दिया आपको। अगला मैनेजर आया, उसके आते ही ये $2 मिलियन भी आ गए, तो ओनर कह रहा है देखो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस का ताल्लुक उससे नहीं है, वो परफॉर्मेंस पीछे हो चुकी थी। समझ आ रही है? बहरहाल सो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको यहां पर आके दुरुस्त करता है कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी को समझ एनालाइज करने के कुछ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करे, आप कर पाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, कि जिस टाइम से रिलेटेड कॉस्ट है उसी टाइम में मैच करो, ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉफिट कितना हुआ। सही है, वरना आपको हो सकता है ओवर स्टेटेड प्रॉफिट लगे। क्यों? क्योंकि आप डेप्रिशिएट कर ही नहीं रहे अपने किसी नॉन करंट एसेट को। 5वें साल जाके एक साथ उसको जब बेच रहे हो तो पता चल रहा है इसकी तो कितनी कम वैल्यू है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर नहीं चला रहा अगर, तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस ना करने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो इससे डिसीजन मेकिंग में फर्क आ सकता है। इसी तरीके से इनकम्स के अंदर भी, इनकम भी तो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो व्हेन यू रीड इट यू नो इट कि आपके एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट के लिए मैचिंग जरूरी है, कि कॉस्ट्स को उनके पीरियड के साथ मैच करो जब वो इनकर हुई, इसी तरीके से रेवेन्यूज को जब वो अराइज हुए। कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर देखो, कभी पेमेंट बाद में आ सकती है, कभी पहले आ सकती है, पेमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो सेल है वो तो रेगुलरली जब जब हो रही है तब तब ही रिकॉर्ड करो, ताकि कंसिस्टेंसी एक क्रिएट हो जाए आपके पूरे बिजनेस सिस्टम के अंदर। क्लियर हो रही है? फिर प्रिवेंटिंग मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर चल रहे हो ना, तो ओनर मिसलीड नहीं होगा। वो भी आगे देखोगे कैसे मिसलीडिंग होने की एग्जांपल आ सकती है। और फिर आपको एक इंपॉर्टेंस ये भी है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की, कॉस्ट और रेवेन्यूज को उनके गिवन पीरियड के साथ मैच करने की एक अहमियत ये भी है कि आपके अकाउंटिंग का उसूल है। सही ना? तो करना ही करना है। यह एक मिसाल दी हुई है, व्हेन रेवेन्यूज आर नॉट मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ अ पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड है, उससे ताल्लुक रखने वाले रेवेन्यू अगर उसी पीरियड के अंदर ना डाले जाए, उससे ताल्लुक रखने वाली कॉस्ट उसी पीरियड में ना डाली जाए, तो क्या नुकसान हो सकता है। 2023 के अंदर एक स्मॉल कंसल्टिंग फर्म थी जिसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया क्लाइंट के लिए, तकरीबन साल लग गया उस प्रोजेक्ट को करते करते करते, सक्सेसफुल काम हो गया। अब फाइनेंशियल मिसमैच अकर्ड, लेकिन एक फाइनेंशियल मिसमैच अकर हो गया, अकाउंटिंग का एरर हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। क्या हुआ कि अकाउंटेंट ने कैश बेसिस को इस्तेमाल किया अकाउंटिंग के लिए, कि जब कैश आ रहा है उसी को इनकम गिन रहा है। तो भैया इससे नुकसान क्या हो रहा है, आप देखना। अकाउंटेंट ने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं किया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये होता है उधार हो, पैसा आया हो ना आया हो, आपने सर्विस दे दी तो आपके इनकम बन गई, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता। लेकिन उसने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को नहीं कंसीडर किया। उसने कहा भाई जब पैसा दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस होगा, जब पैसा आ रहा है तो इनकम होगा, वो इस बेसिस पे चल रहा है। तब नुकसान क्या हो रहा है, सर्विसेज जो है कंप्लीट हो गई थी दिसंबर 2023 तक, लेकिन जो पेमेंट कस्टमर से आई वो 1 महीने बाद आई, ठीक है ना। और द फर्म रिकॉर्डेड $50,000 रेवेन्यू इन जनवरी 2024, तो 2024 के अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू बना दिया उसको, हालांकि इनकम 2023 से ताल्लुक रखती थी। सही है? तो अगर मैं यहां पर इस लाइन को बनाऊं तो ये ग्रीन लाइन जो है मेरी, ये 2023 की है, और ये येलो लाइन इसके बाद से कंटिन्यू कर रहा हूं 2024 की है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सर्विसेज इस टाइम पीरियड में दी गई सारी, ये प्रोजेक्ट बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है, और उसके बाद डिलीवर कर दिया, लेकिन आपको पेमेंट यहां पर मिली दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में। तो भाई वो कैश आया दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में, ताल्लुक तो इस अकाउंटिंग पीरियड से था, 50,000 का। आपको चाहिए था कि इस अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में एंट्री बना दें आप
रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जिससे भी पैसा लेना है या उसका नाम लिख दें, और सर्विस इनकम क्रेडिट या कंसल्टेंसी इनकम क्रेडिट, ये बनाते हैं आप $50,000 से, ताकि आपकी इनकम तो रिकॉर्ड हो जाए। इनकम रिकॉर्ड होगी तो ट्रायल बैलेंस में जाएगी, ट्रायल बैलेंस में जाएगी तो इनकम स्टेटमेंट में सर्विस इनकम के तौर पे जाएगी। लेकिन आप ये बना ही नहीं रहे, आप कह रहे नहीं 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 नहीं, कच्चे अकाउंटेंट हो। आप कह रहे जब कैश आएगा तो मैं कहूंगा कैश डेबिट $50,000 से, और तब कहूंगा मैं सर्विस इनकम क्रेडिट उसी डेट को, तो अगले साल की इनकम बन जाएगी। तो इससे 2 साल डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगले साल में प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा और इस साल में प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा। उस चक्कर में हो सकता है इस साल के जो एम्प्लॉयज उनको निकाल भी दिया जाए। बहरहाल, तो जब क्लाइंट ने पे किया उसको कंसिडर कर लिया कि मेरा इनकम तब है 2024 में, वाइल इट रिकॉर्डेड द टोटल एक्सपेंस, और जबकि $36,000 जो है उन्होंने 2023 में रिकॉर्ड किया एज एक्सपेंस, क्योंकि जो कंपनी जब काम कर रही थी ना इस पूरे साल, तो हर महीने $3,000 का एक्सपेंस होता था और वो उसी वक्त पे करना पड़ता था। तो उसी वक्त पे करना पड़ता था, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, कह दिया $36,000 का एक्सपेंस हुआ है लेकिन इनकम 0 है, तो इस साल जो है ना लॉस हो गया $36,000। हालांकि ऐसा नहीं है, ये $50,000 उस साल से ताल्लुक रखता, तो 50,000 की इनकम में से 36 माइनस होता, 14,000 का प्रॉफिट बचना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 36,000 का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, और अगले साल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50,000 ऐड हो गया, तो अगले साल का प्रॉफिट कितना ओवरस्टेट हो गया, 50,000 से। सही है। तो अनफॉर्चुनेटली द अकाउंटिंग पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2023। गेस व्हाट हैपेंड। अब लिखो क्या हुआ, ठीक है ना, और यहां पर चंद डैश हैं वो उसको फुलफिल करोगे, आप समझ जाओगे आपको क्या करना है। एंट्रीज एंड लेजर्स टू रिकॉर्ड एक्रूड एंड प्रीपेमेंट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस एक दफा समझ गए, मैच करना कितना इंपॉर्टेंट है। सही है, मैच करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको पैसा आया या ना आया। पैसा आ गया तो गुड इनफ, नहीं आया तो एक्रूड बन गया। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसा एडवांस में आ गया, पैसा एडवांस में आ गया तो उसको इनकम नहीं कह देना, जब सर्विसेज दोगे तभी वो इनकम कहलाएगी। तो प्री पेमेंट भी एक कॉन्सेप्ट है साथ में एक्रूअल्स के साथ। तो एक्रूड हो या प्री पेमेंट हो इससे ताल्लुक नहीं है, अर्न जब किया तो इनकम है और कंज्यूम तब जब किया तब एक्सपेंस है, ये एक बेसिक रूल है। बहरहाल, अब एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स के टॉपिक के अंदर स्टार्ट होने लगे, तो सबसे पहले हम एक्सपेंस को लेकर बात कर रहे हैं। एक्सपेंस में हमारी पोजीशन क्या होती है, पेमेंट की होती है, रिसीविंग की। एक बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को पे करता है, रिसीव करता है, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे करता है, राइट। तो एक्सपेंसेस को लेकर एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स की अगर मैं बात करूं, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्रूड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वाली बात करने जा रहे हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस जो उधार है, मतलब पेएबल। ऐसे एक्सपेंसेस जिसके चक्कर में हमारे सर पे एक्रूड चढ़ गया, ये अकाउंट्स पेएबल का केस होगा, ठीक है। और ऐसे एक्सपेंसेस जिसके चक्कर में प्रीपेड बन गया हमारा, मतलब हमने प्रीपे कर दिया, वो एक्सपेंस हुए नहीं उसको प्रीपे कर दिया, तो ये हमारा प्रीपेड का केस है। बहरहाल, प्रीपेड की नेचर एसेट है और इसकी नेचर एक्रूड और पेएबल की, यहां पर नेचर क्या है, लायबिलिटी, ठीक है ना। एक्सपेंसेस को लेकर बात हो रही है, ये बात इनकम को लेकर बाद में होगी। तो अब हम एक्रूड एक्सपेंसेस को लेकर सबसे पहले सवाल कर रहे हैं, ये वाला केस, ठीक है ना। चाहो तो इसको केस 1 कह दो, वैसे तो 1 2 3 नहीं करना है, ये सबको मर्ज करके भी सीखना है। इसको केस 1 कर दो, इसको केस 2 कह दो फिलहाल, ठीक है। तो assume that Hector Printers, a printing press, incurs an annual factory rent expense। 24,000 पाउंड का इसका एनुअल फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस है, पूरे साल का एक्सपेंस होता है 24,000 पाउंड का, पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद पे करता है, सही। द रेंट वॉज पेड ऑन टाइम इन मार्च में तो टाइम पे हो गया, बट सब्सिक्वेंट पेमेंट्स वर डिलेड, लेकिन उसके बाद वाली पेमेंट थोड़ी डिले हो गई, ठीक है। रेंट ड्यू तो हर 3 महीने में हो रहा है, 31 मार्च को रेंट ड्यू हो रहा है, 31 मार्च को ही पे कर दिया। अगला रेंट ड्यू हो रहा है 30 जून को, कि 3 महीने और कंज्यूम हो गया उसका रेंट समय, ठीक है ना, लेकिन उसकी पेमेंट 5 जुलाई को करना है। अच्छा, उमूमन रेंट एडवांस से पे करते हैं और बाद में कंज्यूम होता है, लेकिन यहां समझो कि पहले ये 6,000 जब ड्यू हुआ ना, उसकी पेमेंट की, 3 महीने पहले गुजार लिया आपने, फिर पेमेंट की,
फिर मार्च से लेकर 30 जून तक, 31 मार्च से लेकर 30 जून तक, मतलब 1 अप्रैल से 30 जून भी कह सकते हो। 1 अप्रैल से 30 जून तक दोबारा 3 महीने कंज्यूम किया, लेकिन उसकी पेमेंट कब की? जुलाई में, 5 जुलाई को, 2-3 दिन, 4-5 दिन बाद। फिर अच्छा, पहले 30 जून के बाद 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, ये तीसरा क्वार्टर है, आपने कंज्यूम किया स्पेस को, और उसकी पेमेंट की 3 अक्टूबर को, 30 सितंबर के 3-4 दिन बाद। सब सही है यहां तक, मसला यहां पर है 31 दिसंबर तक कंजम्पशन की, लेकिन उसकी पेमेंट 7 जनवरी को की। क्लियर है? तो अब इसका बेसिक आइडिया अगर मैं कहूं टी अकाउंट का, तो आपके जहन में रफली क्या आना चाहिए वो बता रहा हूं मैं। रेंट है और हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है ना, इसको रेंट एक्सपेंस मत बोलना, सही है? इसके जरिए हम एक्सपेंस निकालेंगे। ये रेंट पेबल भी बन सकता है, ये रेंट प्रीपेड भी बन सकता है, इसको रेंट एक्सपेंस का नाम मत दे देना। रेंट के टी के जरिए रेंट एक्सपेंस निकलेगा, सही है? ये रेंट पेबल भी बन सकता है जिसका ब्रॉड डाउन यहां होता है, और प्रीपेड भी बन सकता है जिसका ब्रॉड डाउन यहां होता है, ठीक है ना? प्रीपेड का क्रेडिट डाउन यहां होता है और पेबल का क्रेडिट डाउन यहां होता है। क्लियर? तो कर ही देते हैं, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, कुछ नहीं लिख रहे, क्रेडिट डाउन, क्रेडिट डाउन, ठीक है? अब वो कह रहा है कि हमने पेमेंट्स की साल के अंदर कौन कौन सी पेमेंट हुई, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कौन कौन सी, ये 7 जनवरी 2025 तो नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा सपोज कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है ना? तो ये 31 दिसंबर के बाद वाली पेमेंट है, तो पेमेंट तो नहीं की ना ये वाली, जब ये आखिरी वाली पेमेंट मैंने नहीं की ना, तो ये मेरे लिए पेबल है। क्या है? पेबल। पेबल का सीडी कहां आता है? 6000 पेबल है, और बाकी पे कितना कर दिया? 6, 6, 12 और 6, 18, 3 अलग अलग डेट्स पे किया है, भले डेट्स के साथ अलग अलग डेट्स के साथ लिख दो, चलो। तो रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है ना? 6000, 6000, 6000, तीनों क्या है? बैंक बैंक बैंक, अपनी अपनी डेट्स पे हो रहे हैं जब जब पेमेंट की है, ठीक है? ब्रॉड डाउन हमारे पास कुछ था, कुछ इसने बताया, ब्रॉड डाउन नहीं बताया, बस ठीक है। ब्रॉड डाउन हमारे पास 0, यहां भी 0, ठीक है? तो जनाब एक्सपेंस कितना हुआ? 24,000। कंज्यूम तो 24,000 किया ना, एनुअल रेंट तो इतना ही है, इसको पीएनएल बोल दिया। अभी पीएनएल में डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप चाहते तो इसको लंबा प्रोसेस कर सकते, तो आप कहते रेंट क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट उसके बदले, सही है? रेंट एक्सपेंस का टी डेबिट कर देते हैं 24,000 से, सही है? और ये कहां से आ रहा है? रेंट के टी से, क्रॉस रेफरेंस। रेंट का टी अलग है, रेंट एक्सपेंस का अलग। फिर इस रेंट एक्सपेंस के टी को क्लोज करते हैं, आप कहते क्या है? पीएनएल में लेके जाओ उसको। तो इतनी लंबी कहानी करने से बेहतर है उसी को डायरेक्ट रेंट एक्सपेंस लिखने की जगह पीएनएल कर दो ना। क्लियर है? तो आप पूरे इस एक टी अकाउंट से बच गए। चौबीस हजार खत्म हो गया हमारा। ब्रॉड डाउन भी करना है, ये ब्रॉड डाउन होगा। ये ब्रॉड डाउन क्या कहलाया मेरा? ये 6000 क्या है? पेएबल है। चाहो तो यहां 6 लिख दो और बैंक लिख दो, क्योंकि आपने ये पेमेंट भी कर दी। लेकिन क्यों करोगे? उसने आपसे मांगी, उसने आपसे अगले साल की अकाउंटिंग मांगी नहीं ना? आप कहोगे अगले साल की नहीं मांगी तो ब्रॉड डाउन भी ना करो। नहीं, ब्रॉड डाउन तक तो कर लिया करो, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनाया करो मजीद। देख रहे हो? बैंक बैंक बैंक, और बाकी इस सीडी को बैलेंस सीडी लिखते हैं ना वैसे, लेकिन आपकी आसानी के लिए अक्रूड सीडी लिख दिया, सही है? अब एक यहां पर छोटी सी बात करूंगा साथ ही, ये आपकी आसानी के लिए लिखा है अक्रूड सीडी, ताकि आप पहचान सको कि ये वाला सीडी कोई मसला नहीं, बैलेंस सीडी लिखो, अक्रूड सीडी लिखो। अगर आपका अक्रूड सीडी के नाम से यहां पर लिखा हुआ है तो उसका ब्रॉड डाउन वहां पर होगा यकीनन। ये कौन सा वाला अक्रूड है?
पेएबल वाला, ये बीडी, ये बीडी है, कौन सा वाला एक्रूड है, एग्जैक्टली। रिसीवेबल वाला केस होता ना तो एक्रूड सीडी यहां लिखा होता और वो यहां पर एक्रूड बीडी होता, वो रिसीवेबल होता, क्योंकि एक्रूड के दो मतलब है, पेएबल भी है रिसीवेबल भी। जब आएंगे आगे तो देखेंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अभी तक क्या हो रहा है? अब प्रीपेड वाला केस आया, ये वाला पिछला केस क्या था हमारा, एक्सपेंस में रहते हुए हमारा एक्रूड का, उधार का केस था। अब हम एक्सपेंस में रहते हुए एडवांस पेमेंट के केस पे आ रहे हैं। एक तो है ना हमने पेमेंट नहीं किया, हमारे सर पे उधार है। एक केस ये भी तो हो सकता है कि जब साल खत्म हुआ तो हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ, एडवांस पे किया हुआ, प्री पे किया हुआ है, क्लियर है? तो अब एक्सपेंस को लेकर प्रीपेड के केस पे आ रहे हैं। Assume that Hector Printers pays its monthly insurance premiums. इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करता है हेक्टर, ठीक है ना। मंथली कितने करता है, 1500 पाउंड के, मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 पाउंड के करता है, ठीक है। और नवंबर 12 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। नवंबर 12 2023 को इसने 4 महीने का पे किया, नवंबर 12 2023 को इसने 4 महीने का पे किया। तो नवंबर 12 2000 इंक्लूड, और क्या लिखा है आगे, इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट। कौन कौन से महीने की पे की है इसने इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट है ना। तो नवंबर 12 2023, तो 12 नवंबर 2023 वाला महीना, ठीक है। और यहां से लेकर इसके अलावा दिसंबर भी आ जाएगा 2023 का, इसके अलावा जनवरी 2024 का और फरवरी 2024 का, ठीक है ना। इन 4 महीने की पेमेंट की है। अच्छा, इसने मांगा प्रिपेयर द इंश्योरेंस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2024। हमारे अकाउंटिंग पीरियड में ये गिर रहा है, जनवरी और फरवरी, क्योंकि इसने हमसे 2024 के अकाउंटिंग पीरियड की वर्किंग मांगी है, क्योंकि यहां से यहां तक चलता है। सही है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से मैं इसको है ना पहले एक उस तरीके से, इससे बेहतर मैं नीचे करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बार बार मुझे इधर उधर होना पड़ा है। पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड पीछे रह गया उसको मैं येलो कह रहा हूँ, और जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, और थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वाला अकाउंटिंग पीरियड जो है हमारा, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि वो होगा तो ग्रीन होगा। हम किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम करें, ब्लू वाली लाइन के लिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए। ये क्या है, 2024, ठीक है। 2024 की लाइन है ये 2023 की है, और ये 2025 की है। ये 31 दिसंबर 2024 है, ये 1 जनवरी 2024 है, ठीक है। 1 जनवरी बोलो या 31/12, इसको 31/12 बोल दो, 2023 का जो भी है। 4 महीने का 12 नवंबर में क्या पे किया, इंश्योरेंस कितना, $6000 पे किया यहाँ पर। 4 महीने का है ना, 1500 मल्टीप्लाई 4, तो $6000 पे किया यहाँ पर। लेकिन वो $6000 कहां से कहां तक का ताल्लुक रखता है, वो रखता है यहां से यहां तक का ताल्लुक, ठीक है ना। 3000 पिछले पीरियड में और बाकी 3000 अगले पीरियड का। तो यहां पर अगर हम पहले वाले पॉइंट को नोटिस करें तो क्या हो रहा है, जो $6000 है नवंबर और दिसंबर में तो 3000 कंज्यूम हो गया, बाकी 6 में से क्या बचा, 3 हमारे इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस है, प्रीपेड बैलेंस। क्लियर हुई? इस साल का जो हमारा इंश्योरेंस का टी अकाउंट होगा उसके अंदर इंश्योरेंस का टी अकाउंट है, हमने प्री पे किया हुआ है। प्री पेमेंट इज एन एसेट, एसेट का ब्रॉट डाउन यहां पर होता है, सही है। कितना किया हुआ है प्रीपेड, 3000, 2 महीने का, क्योंकि वो 4 महीने का जो पे किया था 2 महीने कंज्यूम हो चुके हैं, सही है। पाउंड था, आई थिंक पाउंड था, ठीक है। ये 1 जनवरी है 2024 की, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं।
1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। पीरियड एंडेड का मतलब उससे पूरे एक साल की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन फरवरी 29 2024 का तो गुड ही है, पेड द प्रीमियम्स फॉर द नेक्स्ट 4 months इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट 4 months इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट, तो मतलब फरवरी के महीने को मिलाकर, ना इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट काटना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के तो पहले कर चुके हैं ना पेमेंट, इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट काटना पड़ेगा। फरवरी की तो उस वाले में शामिल थी ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक की तो हो गई पेमेंट, तो यहां पर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट होना चाहिए था या तो, सही ना। वैसे तो नेक्स्ट 4 month बोल दिया ना, अगर फॉर द नेक्स्ट 4 month तो काफी यही फुल स्टॉप हो जाना चाहिए था। बहरहाल, तो कितना कितना प्रीमियम पे किया होगा 29 फरवरी के दिन, दोबारा 6000, तो बैंक क्रेडिट इंश्योरेंस डेबिट 6000, 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 में आता है, ठीक है, जानबूझ के लिखा है, लीप ईयर है 2024, ये 2024 4 से डिवाइड हो सकता है ना, तो इसलिए वो लीप ईयर है। अच्छा, ऑन 30 जून 2024 पेड द प्रीमियम्स फॉर द नेक्स्ट 4 months, फिर इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ पेमेंट क्यों लिखा है, ये बार बार मुझे लग रहा है मैंने कॉपी मार दिया था। बार आप ये सवाल को जो है ना यहीं तक पढ़ो, खाली यहां तक पढ़ो, ये बेकार लिखा हुआ है। जनवरी 30 जून 30 को फिर अगले 4 महीने का पे किया, ठीक है ना। देखो मार्च अप्रैल मई जून तक का तो हो गया पे, 30 जून को अगले 4 महीने क्या, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का पे किया, ठीक है ना। कितना, 4 महीने का 6000 ही होता है, तो 30 जून को पे किया 6000। 30 जून बैंक का रेफरेंस, हाँ, इंश्योरेंस डेबिट दोबारा 6000 से और बैंक क्रेडिट 6000 से। उसके बाद 31 अक्टूबर को दोबारा पे किया अगले 4 महीने का, वही इंश्योरेंस डेबिट 6000 से और बैंक क्रेडिट 6000 से 31 अक्टूबर। लेकिन ये 6000 31 अक्टूबर को पे किया अगले 4 महीने का है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का, तो 2 महीने का इजाफी पे किया ना, तो जो कि 2 महीने का इजाफी पे किया तो अगले साल वो ब्रॉड डाउन प्रीपेड होना है, तो जो अगले साल ब्रॉड डाउन प्रीपेड होना है तो मतलब वो कैरी डाउन 3000 यहां पर होगा, तो ही वो जाके अगले साल ब्रॉड डाउन प्रीपेड होगा, राइट। तो और कुछ 7 इंफॉर्मेशन है इसके, बस 3000 10 18000 21000। बैलेंसिंग फिगर क्या आया हमारा, 21 तक कैसे पहुंचेगा, 18000, ये क्या है मेरा PNL, क्या इंश्योरेंस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब एक्सपेंस है ये मेरा, सही है। अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। 3000 की प्रीपेमेंट थी मेरी, कि मैंने इंश्योरेंस वालों को अपनी जेब से पहले से दिया हुआ था, हमारे बिजनेस इंश्योरेंस वालों को प्री पे किया हुआ था, कि हमारे पास हक, इस 3000 का तो हक था कि ये तो टाइम गुजर ही जाएगा, 3000 तक की पेमेंट कर दी तो ये तो कंज्यूम हो गए। उसके अलावा हमने उसको 6000 पे किया, फिर 6000 पे किया, फिर 6000 पे किया, टोटल एक तरह से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम की, इंश्योरेंस कंपनी को हमारी जो है 21000 जमा हो चुके, प्रीपेमेंट थी और उसके अलावा 18 और जमा हुए, 21 जमा हो चुके थे। लेकिन हमने देखा साल के आखिर में तो पता चला उनकी तरफ से आंसर आया कि आपके सिर्फ 3000 हमारे पास जमा है, तो मतलब क्या हुआ, 18000 कंज्यूम हो चुके, ठीक है। दूसरे एंगल से देख लो, आपका मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 1500, 12 महीने का कितना होता है, 18000, ठीक है, वही है। क्लियर हो गई। ये CD जो है ये ब्रॉड डाउन होगा यहां पर 3000, ये ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये एसेट तो है, ये तो पता है एसेट है। अब एसेट कौन सा है, या ये प्रीपेड है या तो रिसीवेबल है। इंश्योरेंस में रिसीव कर ही नहीं रहा, मैं तो पे कर रहा हूं इंश्योरेंस, तो ये रिसीवेबल नहीं हो सकता, ये प्रीपेड ही है। क्लियर हो गया। तो हमने एक्सपेंस को लेकर दोनों बातें कर दी,
कि कैसे ईयर एंड पे एक्रूड बचता है, जिसका सीडी यहां पर आता है और ब्रॉट डाउन वहां होता है, उधार। एक्सपेंस एक्रूड होता है तो पेबल बनता है, और एक्सपेंस प्रीपेड होता है अगर, तो उसका सीडी यहां पर आता है, जो कि हमारे इस सवाल के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, ये येलो वाला, तो ब्रॉट डाउन यहां डेबिट पे हुआ, ठीक है ना। तो एक्सपेंस प्रीपेड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है, और एक्सपेंस पेबल क्या है, लायबिलिटी है। लफ्ज एक्सपेंस से घबराना मत, एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाना हो तो इसके जरिए निकलेगा, पीएनएल के नाम, वो जो डिफरेंस है उसको पीएनएल कहते हैं हम। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका एक सवाल है आपके सामने, एक्रूवल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस का। सो आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी। ये सवाल एक्रूवल्स और प्रीपेड एक्सपेंस का, एक्सपेंस को लेकर, इनकम को लेकर नहीं है सवाल, इनकम में बाद में आएंगे, अभी हमने एक्सपेंस कवर किया ना। सो आल्फा टी ग्रुप, एक नाम से ही पता चल रहा है टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि फिस्कल ईयर उसका कंक्लूड होता है 30 जून को, तो मतलब जब से भी शुरू हो रहा है 30 जून को खत्म हो रहा है। तो अगर 30 जून को खत्म हो रहा है तो यकीनन 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ नीचे डेट्स देखो, इन द FY 2023 के लिए काम करना है, तो फाइनेंशियल ईयर जो 2023 में खत्म हो रहा है तो 1 जुलाई 2022 में शुरू हुआ होगा, ठीक है। द कंपनी हैज टोटल 20 एम्प्लॉइज, 20 एम्प्लॉइज है टोटल, और उनको मंथली सैलरी 30,000 देती है पर एम्प्लॉय। तो 20 एम्प्लॉइज को मंथली सैलरी कितनी दे रही है, 30,000, तो 6 लाख बनती है मंथली, तो ये 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ईयरली पूरी आ जाएगी, ठीक है ना। ये 72 लाख है, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.2 मिलियन, ठीक है। अच्छा जी, रुपीज, हाँ। हाउएवर डिपेंडिंग ऑन इट्स लिक्विडिटी, अच्छा ये सैलरी देता तो है लेकिन इसकी लिक्विडिटी मतलब पैसे की पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी कंपनी एक्रूज सैलरी फॉर सेवरल मंथ्स, एक्रू करना मतलब उधार रखना, और उधार क्योंकि हम यहां पर पे कर रहे हैं सैलरी, तो वो उधार जो हमें पे करना होता है पेबल वाला कहलाता है, तो कभी कभी वो सैलरीज को पेबल रखते हैं, ठीक है, और एक साथ पे कर देते हैं बहुत सारे मंथ्स की, और समटाइम्स पेज इन एडवांस, और कभी कभी एडवांस भी दे देते हैं जब पैसा आ जाए, यूं समझो। तो यहां पर कुछ इसकी जो ना, इन द फिस्कल ईयर द कंपनी पेड द सैलरीज, तो सैलरीज इन डेट्स को दी है। अब ये पता है हमें कि पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस कितना है, 72 लाख, पूरे साल का 72 लाख है, महाना 6 लाख है, हर एम्प्लॉय का महाना कितना है, 30,000, ठीक है ना। तो 20 एम्प्लॉयज का महाना कितना हुआ, 6 लाख, तो 20 एम्प्लॉयज का सालाना कितना हुआ, 72 लाख, 7.2 बिलियन, ठीक है, 7,200,000। तो ये तो इसका सैलरी एक्सपेंस है। पेमेंट्स की पिक्चर यहां पर दी हुई है, तो आप अपना टी अकाउंट बना लेंगे भाई, टी अकाउंट होगा सैलरीज का, ठीक है ना। सो व्हेन यू मेक योर टी अकाउंट, आपके देखेंगे क्या हमारे पास, इसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि साल के शुरू में कोई पेबल थी सैलरी, नहीं बताई, कोई प्रीपेड थी ये भी नहीं बताया, साल के शुरू का कुछ भी नहीं है। तो ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 0 है, ना तो प्रीपेड है कुछ, ना तो पेबल है कुछ। कैरी डाउन इसने देखना पड़ेगा हमें ये पता है क्या एक्सपेंस कितना हुआ है, ठीक है ना। चलो एक्सपेंस कितना हुआ इसको 1 मिनट के लिए रोको, यहां देखो, अगस्त 7 2022 हमारे अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रहा है। द कंपनी क्लियर्ड पेंडिंग सैलरीज फॉर लास्ट 2 मंथ्स, ओके, अगस्त 7 को पिछले 2 महीने की सैलरी भी की है, तो मतलब जुलाई की और जून की। अगर जून की पेंडिंग थी तो इसका मतलब मेरे पास ओपनिंग पेबल था कितने का, 6 लाख का, 1 महीने का पेबल था, क्योंकि जुलाई का तो अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो हो रहा है ना, तो 6 लाख का तो पेबल क्लियर किया आपने, ठीक है ना। मतलब 6 लाख का आपका, इसका मतलब साल के शुरू में पेबल था, क्योंकि आपने ये जो 7 अगस्त को जो पेमेंट की है उसमें अगस्त का महीना तो शामिल नहीं है, लेकिन जून और जुलाई के लिए की है, तो जुलाई की पेमेंट तो चलो इसी साल के अंदर शामिल है, लेकिन जून की पेमेंट पिछले साल से पेंडिंग चल रही है, तो जो पिछले साल से पेंडिंग चल रही है तो ओपनिंग लायबिलिटी बनाओ ना उसको, क्लियर हुई। अच्छा पे कितना किया, 2 महीने की सैलरी पे की, तो बैंक क्रेडिट सैलरीज डेबिट कितने से, 1200 से, कौन सी तारीख को पे की, 7 अगस्त,
7 अगस्त को 1200 पे। देखो ये जो है ना 1200 पे करने का सिग्नल यहां मिल रहा है, लेकिन इस सिग्नल से 7 महीने लिखा है ना पिछले 2 महीने की, तो ये वाला सिग्नल भी मिल गया कि पिछले 2 महीने की अगर ये पे किए तो इसका मतलब 1 महीना तो चलो इसी साल से ताल्लुक रखता है। अगर जून की भी पे किए तो इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ जुलाई 1 को पिछले जून की पेंडिंग थी एक, तो वो यहां से पकड़ी हमने बात। क्लियर है? दूसरी बात 10 सितंबर को दोबारा आपका 10 सितंबर को दोबारा ये होगा, दूसरी एंट्री बनेगी 10 सितंबर को सैलरीज डेबिट कितने से, 4 महीने की सैलरी पे की है 2400, 4 महीने की 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 24 लाख, ठीक है ना। 10 सितंबर को पे किया तो सैलरीज डेबिट 2400 से और बैंक क्रेडिट। क्लियर? फिर 31 मार्च को दोबारा, अच्छा 31 मार्च को कह रहा है क्लियर्ड ऑल पेंडिंग सैलरीज। अब मुझे बताओ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी उसका। 7 अगस्त को कहां तक की पे कर चुके हो, जुलाई तक की, 2 महीने की है ना, तो जुलाई तक यहां क्लियर हो गए, जुलाई तक क्लियर हो गए, अगस्त रह गया अभी। सितंबर को 4 महीने की है, तो उसमें अगस्त सितंबर और अक्टूबर और नवंबर शामिल है। सितंबर में जो 4 महीने की है ना उसमें नवंबर तक हो गई सैलरी। क्लियर? उसके बाद मार्च में सारी पे कर दी, तो नवंबर का दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की मिला लो, 4 महीने की और पे कर दी एक तरह से, तो 24 लाख और पे कर दी 31 मार्च को। समझ आ रही है? लेकिन ये 31 मार्च कौन सा है, 2023, 22 से स्टार्ट हुए 23, और क्योंकि साल बीच में चेंज हो रहा है ना साल, तो फिर एक काम करो यहाँ 22 लिख दो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। फिर ये ऊपर लिखने से काम नहीं बनेगा सर, इसीलिए यहां पर काम आती है आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी, कि वर्ड प्रॉब्लम्स होता है ना जिस तरह से, कि आपको ऑल पेंडिंग ड्यूज सैलरीज क्लियर कर दी टू डेट, तो जो लेके चल रहा है ना आस्ते आस्ते उसको पता है। फिर मई 6 के दिन द कंपनी पेड 3 मिलियन सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉइज। 6 मई को कितनी की, 3 मिलियन और की, सीधा सीधा नंबर दे दिया। ठीक है जनाब, पूरे साल का एक्सपेंस कितना था, डिफरेंस में नहीं निकालना है अभी सिर्फ, क्योंकि अभी हमारे पास सीडी नहीं पता। अगर हमें बीडी पता और सीडी पता हो तो डिफरेंस निकलता है, यहां में सीडी नहीं पता तो हमें, लेकिन एक्सपेंस अलग से भी तो पता है, पूरे साल का 72 लाख है, सैलरी तो पूरे साल 72 लाख की ड्यू हो रही है ना, पे करे ना करे, तो पूरे साल 72 लाख की सैलरी ड्यू होने का मतलब ये हो गया कि सैलरी पीएनएल से जो एडजस्ट होगी वो 7200 होगी, पीएनएल डेबिट और सैलरीज क्रेडिट होगा एक तरह से, सैलरीज क्रेडिट और पीएनएल उसके बदले, कि पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे 7200, सही। तो अब इसके बदले सीडी निकलेगा कहीं ना कहीं। भारी साइड कौन सी लग रही है, मुझे तो ये लग रही है 3000 प्लस 4800, 7800 और 200, ये 9000 बनी, और वो बनी मतलब 9000 ही यहाँ किया, तो सीडी यहाँ पर आएगा राइट। ये कितनी बनी 7800, 1200 शॉर्ट है, 1200 का ये जो सीडी बना क्या है, ये ब्रॉड डाउन का होगा, यहाँ पर होगा, तो क्या है ये 1200 डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन है, प्रीपेड है, पे करते हैं ना हम सैलरी, पे करते हैं, ठीक है ना, और डेबिट पे ब्रॉड डाउन है, डेबिट पे ब्रॉड डाउन या तो रिसीवेबल का हो सकता है या प्रीपेड का हो सकता है, रिसीवेबल का चक्कर ही नहीं हो सकता यार, ये प्रीपेड का चक्कर है। अगर यहां पर होता ना ब्रॉड डाउन तो फिर कहानी चेंज होती है, जब आएगी तब देखेंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कैसा, लो भाई मैं सवाल सॉल्व करा दिया, रोका ही नहीं आप लोगों ने, लेकिन मेरे ख्याल से गलती कर जाते इसमें, पहला है, वैसे भी अभी सिर्फ लेक्चर्स ले रहे हो, कोई नहीं। तो जी जिस तरीके से हमने एक्सपेंस के अंदर एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट देखा, वैसे ही हम इनकम के ऊपर देखते हैं। इनकम भी एक्रूड हो सकती है, एज अ बिजनेस, एक बिजनेस है जिसकी उसके कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन कस्टमर ने पे नहीं किया तो उधार है, तो वो वाला एक्रूड कौन सा वाला उधार है, रिसीवेबल वाला, जिसकी नेचर अगर पूछूं कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आता है तो वो एसेट है, जिसका ब्रॉड डाउन पूछो तो डेबिट पे होगा, कैरी डाउन पूछो तो क्रेडिट पे होगा। क्लियर? अच्छा जी, इसी तरीके से इनकम को लेकर कस्टमर्स ने
प्री पेमेंट भी की हुई हो सकती है, कस्टमर ने प्री पेमेंट की हुई है। इसमें ये मत समझना प्रीपेड है, प्रीपेड का लफ्ज तो मतलब हमने पे किया है, तो प्रीपेड का लफ्ज मखसूस है जब हम एक्सपेंस को पे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने कस्टमर की प्री पेमेंट को प्री पेमेंट बोला तो पूरा जुमला बोलना पड़ेगा, प्री पेमेंट बाय कस्टमर, क्योंकि हमने प्री पेमेंट नहीं किया, कस्टमर ने किया, मतलब हमने रिसीव किया है। तो उसका दूसरा नाम, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि प्री रिसीव्ड हो जाता, लेकिन ये लफ्ज है नहीं, प्री रिसीव्ड का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता कि पहले से रिसीव किया हुआ, एडवांस में रिसीव किया हुआ। उसकी जगह हम प्री पेमेंट बाय कस्टमर को क्या लफ्ज दे सकते हैं, कस्टमर एडवांसेस का लफ्ज दे सकते हैं, या फिर हम अनअर्न्ड इनकम का लफ्ज दे सकते हैं। चाहे ये बोले या ये बोले, ये क्रेडिट साइड पे जाना है, मतलब इसकी नेचर क्या है, लायबिलिटी। क्लियर है? तो इनकम को लेकर आपके टी अकाउंट का अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, मिसाल के तौर पे कमीशंस की बात करता हूं। मेरे कुछ रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो अपना सामान मंगवाते हैं बाहर से। मैं जिस बिजनेस के लिए अकाउंटेंट हूं, उस बिजनेस का काम यह है कि ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जिनको कंसल्टेंसी की जरूरत होती है किसी किस्म की, या कंसल्टेंसी नहीं, जिनको डील्स बनानी होती है दूसरी कंट्रीज के अंदर, और हमारा बिजनेस इस चीज में एक्सपर्ट है, जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डील्स बनाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी मंगवाने तो बेस्ट कोटेशन लेके आके देता है, तो इसमें हम अपना कमीशन भी रखते हैं। ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडवांस में भी कस्टमर से पेमेंट्स ले सकते हैं, हालांकि कमीशन, एक डील मुकम्मल हुई नहीं है अभी, लेकिन एंटिसिपेटेड है, लेकिन कस्टमर से हमने एडवांस में भी पैसे ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कस्टमर से एडवांसेस लिए होंगे तो मेरे लायबिलिटी की सूरत होगी, या कस्टमर्स को हमने सर्विसेज दे दी, माल उनकी डील बनवा दी, लेकिन कस्टमर ने अभी पेमेंट नहीं किया हमें, तो वो हमारे लिए रिसीवेबल हो गया कमीशन। लेकिन कमीशन को ना तो मैंने ऊपर रिसीवेबल का नाम लिखा, ना अनअर्न्ड कमीशन का नाम लिखा, ना इसको कमीशन इनकम का नाम दिया, इसको सिर्फ कमीशन का नाम दिया। जिस तरीके से रेंट कटी था उसको सिर्फ रेंट का नाम दिया था, रेंट एक्सपेंस नहीं बोला था, रेंट पेबल नहीं बोला था, ना ही प्रीपेड रेंट बोला था, सिर्फ रेंट का, टीचर रेंट के नाम से आएगा। उसका बीडी, उसका सीडी डिसाइड करता है कि वो रेंट का जो एंडिंग बैलेंस है वो प्रीपेड है एक्सपेंस के अंदर रहते हुए, या वो पेबल है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी सर्विस या कोई भी ऐसा टी अकाउंट जो हमें पैसे लेने में, मतलब इनकम लेने के लिए वो टी अकाउंट मौजूद होता है, तो उसका सीडी बैलेंस बताता है कि वो इनकम जो हमने हासिल की है उसका एंडिंग बैलेंस क्या बता रहा है, क्या वो रिसीवेबल है या वो हमने प्री रिसीव की है, प्री रिसीव नहीं सॉरी अनअर्न्ड है वो। ठीक है? तो ब्रॉड डाउन दोनों तरफ अभी कुछ भी नहीं लिख रहा है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है जनाब? अब आप यूं समझे कि आपको कमीशन पूरे साल जो पैसे मिले, पूरे साल कमीशन की मद में आपको $8,000 मिले, तो बैंक डेबिट हुआ, कमीशन क्रेडिट हुआ $8,000 से। ये कमीशन इनकम क्रेडिट नहीं हो रहा, कमीशन क्रेडिट हो रहा है, कमीशन का टी क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है। सही है? $8,000। और आपको पता चला कि साल के शुरू में कुछ कमीशन रिसीवेबल भी था आपका $2,000 का। तो अब आप ये सोचो कि $2,000 का रिसीवेबल था और 8,000 आपको रिसीव हो गया। ठीक है? और पता चल रहा है कि साल के एंड में आपका जो अनअर्न्ड है, मतलब कस्टमर एडवांसेस वाला क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो वो यहां आएगा। $3,000 के कस्टमर एडवांसेस है। ठीक है? मतलब हमें कस्टमर से 2,000 साल के शुरू में लेना था, ये इंटरप्रेट कर रहा हूं। कस्टमर से 2,000 लेना था, लेकिन कस्टमर हमें 8,000 दे चुका। कस्टमर ने ज्यादा दे दिए, कितने? 6,000 ज्यादा दिए। तो 6,000 ज्यादा देने का मतलब हमारा अनअर्न्ड तो 6,000 होना था, लेकिन यहाँ तो 3,000 दिखा रहा है, इसका मतलब 3,000 हमने अर्न कर लिया होगा। सही है? और ये है मेरा पीएनएल के रेफरेंस से आया, ये मेरी कमीशन इनकम की अमाउंट बोलूं तो वो ये बनेगी, कमीशन डेबिट पीएनएल क्रेडिट, या पीएनएल के अंदर कमीशन इनकम के नाम से आप इसको लिख सकते हो, अदर इनकम्स के अंदर। क्लियर हो रही? थोड़ा सा केस चेंज करते, सीडी उस तरफ लेके चले आते। बाकी अमाउंट यही है, बस सीडी यहां पर मिसाल के तौर पे 2,500 है। इंटरप्रेट करते हैं कि मुझे लेना था कस्टमर से साल के शुरू में रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन है ना, डेबिट साइड पे, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे। ये दो चीजों का ब्रॉड डाउन हो सकता है, या तो ये प्रीपेड का हो सकता है या ये रिसीवेबल का हो सकता है। ठीक है?
एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के टॉपिक्स के अंदर या तो रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन हो सकता है या प्रीपेड का ब्रॉट डाउन हो सकता है। बताओ ये रिसीवेबल का या प्रीपेड का, ये बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये अकाउंट किस चीज का है। क्या हमारा कोई पेमेंट वाला अकाउंट है या पैसा वसूल करने वाला अकाउंट है? या हमारा पैसा वसूल करने वाला अकाउंट है, कमीशन हम लेते हैं, सर्विसेज देके कमीशन लेते हैं, तो पैसा वसूल करने वाले अकाउंट के अंदर ब्रॉट डाउन अगर डेबिट पे आ रहा है तो प्रीपेड तो नहीं होगा। हम पे थोड़ी कर रहे, कोई चीज मैंने एडवांस में पे कर दी, 5-6 महीने का बिल एडवांस में पे किया हो तो प्रीपेड है, तो मेरा ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में एज एसेट आए। लेकिन ये पेमेंट वाली चीज नहीं है, ये रिसीव करने वाली चीज है, तो इसलिए इस ब्रॉट डाउन को मैं रिसीवेबल बोलूंगा। तो 2000 रिसीवेबल था कस्टमर से मेरा, ठीक है, मेरे जो भी क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझे 8000 रुपए दे दिए और मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद उनसे 2500 रिसीवेबल है, सिर्फ 2000 रिसीवेबल था और वो 8000 पे कर चुके हमें, तो उसके बावजूद ईयर एंड पे 2500 रिसीवेबल है, तो यकीनन उसको हमने सर्विसेज दी होंगी। तो दोनों साइड की भारी साइड क्या है, 10,500 दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है। यहां पर क्या है 8,500, ये पीएनएल के नाम से, कि हमने सर्विस जो अर्न किया ना 8,500 किया पूरे साल। इसका मतलब ये हो गया कि 2,000 हमें उनसे लेने थे पैसे और हमने पूरे साल 8,500 और अर्न किया, तो एक तरह से हमारा उनसे पैसा लेने का हक 10,500 रुपए बन गया, जिसमें से उन्होंने 8,000 हमें दे दिए। तो अब हमारे पास 2,500 पैसा वसूल करने का हक बाकी, जो कि ब्रॉट डाउन होगा अगले साल का रिसीवेबल बनेगा। क्लियर? ये बेसिक आइडिया था। अब इसके अंदर आ जाते हैं, मैं अब के जो है ना पूरा जो सॉल्व हुआ है ना आंसर उसको उठा रहा हूं। क्लासिक वर्क्स वर्कशॉप एक रिनाउंड ऑटोमोटिव रेस्टोरेशन फैसिलिटी है, मतलब व्हीकल्स को रिस्टोर करती है। ऑटोमोटिव मतलब यही सारी गाड़ियां वगैरह, गाड़ियां, ट्रक, बस जो भी है सब, तो उनको रिस्टोर करने की फैसिलिटी है। इस वर्कशॉप ने अपना रेंट आउट अ पोर्शन ऑफ स्पेशियस वेयर हाउस टू अनदर बिजनेस फॉर 2400 पाउंड पर एनम। तो क्लासिक वर्कशॉप्स के पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस था जो वर्कशॉप के काम में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने लेट आउट कर दिया, सब लेट कर दिया, लीज पे दे दिया, मतलब रेंट आउट कर दिया, और रेंट अब रिसीव करेंगे ये, तो इनकी इनकम होगी ना। और रेंट पर एनम मतलब पूरे साल का कितना होना है 2400 पाउंड, तो ये तो यही क्लियर हो गया, 2400 पाउंड पे दिया ना अगर, तो पूरे साल की आपकी रेंट इनकम 2400 पाउंड है। अब वो मिलती है नहीं मिलती वो आगे देखते हैं, ठीक है। द डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर आर आउटलाइन बिलो, और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर में, ये बड़ी अच्छी डेट है, ठीक है। सो उसको लेकर इनका जो पेमेंट की डिटेल्स है वो ये रही कि हमारे कस्टमर पे, हम जिसके लिए अकाउंटेंट है, ठीक है ना, वो एक क्लासिक वर्कशॉप है, हम उसके अकाउंटेंट है, ठीक है। और हम यहां पर टी बनाएंगे, किस चीज का टी बना रहे, रेंट का। इनकम नहीं लिखना, रेंट लिख दो बस, बस ये पता है कि हम रिसीव करते हैं, ये रेंट रिसीव करने वाला रेंट है। इनकम लिख दोगे तो इसका मतलब ऐसा लगेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो इनकम और एक्सपेंस वाला टी लगेगा, ये रेंट का टी है, इसके जरिए इनकम और एक्सपेंस निकलेगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ ब्रॉट डाउन, और क्योंकि मैं रेंट रिसीव करने की पोजीशन में, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला ब्रॉट डाउन रिसीवेबल होगा और ये वाला ब्रॉट डाउन रिसीव्ड इन एडवांस होगा, कस्टमर एडवांसेस या अनअर्न्ड भी कह सकते हो। और कैरी डाउन अगर यहाँ आ रहा है तो वो अनअर्न्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला कैरी डाउन अनअर्न्ड है, और ये वाला कैरी डाउन जो है अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला कैरी डाउन रिसीवेबल का है, ठीक है जनाब। तो हो क्या रहा है कि 600 600 600 600 4 दफा 600 है। 31 मार्च को रेंट ड्यू हुआ, 30 जून को ड्यू हुआ, 30 सितंबर को ड्यू हुआ और 31 दिसंबर को ड्यू हुआ, 2022 के पीरियड के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा ये पता है हमें 2400 की इनकम है। पीएनएल का यहाँ पर हमें पता है पहले से, पीएनएल कितना है 2400 है, ठीक है। पीएनएल क्रेडिट और रेंट डेबिट। पीएनएल क्रेडिट होता है ना इनकम, अगर इनकम देखें हमारी कितनी है, इनकम 2400 है, क्योंकि पूरे साल हमने 2400 पाउंड का दिया, डॉलर्स नहीं पाउंड्स, ठीक है ना। तो एक बात हमें क्लियर है क्या कि पीएनएल हमारा क्रेडिट होगा 2400 से, जो डिफरेंशियल फिगर हम निकालते हैं ना वो हमें पहले से पता है इस दफा, क्लियर है। अच्छा उसकी पेमेंट्स की डेट्स भी देख लें आप, पेमेंट्स की डेट्स यहां लिखी हुई है। 4 अप्रैल को पेमेंट्स मतलब रिसीव, सॉरी पैसा रिसीव किया, 4 अप्रैल को 600 रिसीव किया है, 6 जुलाई को रिसीव किया है, 9 अक्टूबर को रिसीव किया है, और 7 जनवरी 2023 लिखा होना चाहिए, ये 7 जनवरी 2023 होनी चाहिए यहाँ डेट, ठीक है। दिस इज नॉट 22 रादर दिस इज 23, ओके।
अकाउंटिंग पीरियड से के बाद रिसीव किए ये वाली अमाउंट। तो जो एक अमाउंट बाद में रिसीव की है वो अकाउंटिंग ईयर एंड के अंदर रिसीवेबल है, 600 क्लोजिंग है रिसीवेबल, सही है, अगले अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग रिसीवेबल बन जाएगा। क्लियर? और पूरे साल हमारा जो पैसा रिसीव हुआ है, बैंक डेबिट रेंट क्रेडिट कितना हुआ है, 1800 रिसीव हुआ है पूरे साल। मैं अलग अलग डेट करके नहीं डाला, वरना 600 600 600 3 दफा डालना पड़ता। तो बैंक डेबिट और डेट डालना भी अभी जरूरी है। बैंक रेंट क्रेडिट हो रहा है और बैंक डेबिट हो रहा है, ठीक है। और इस सबके बदले 2400 यहां पर पीएनएल आ रहा है, क्योंकि पीएनएल क्रेडिट हो रहा है और रेंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा पीएनएल के अंदर क्लोज भी होगा ये वाला, सिंपल एज अ पीस ऑफ केक। इस पॉइंट पे पहुंच के बहुत सिंपल हो गया। फिर अनअर्न्ड इनकम का केस, और देख रहे हो प्री रिसीव्ड लिख के काट दिया। ये मुझे करना बड़ा अच्छा लगता है, ताकि एक जहन में ख्याल है और उसको कट लग जाए, तो इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ये लफ्ज नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेक द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अच्छा पिछला टी हमारा जरा देख लो, मैच हो रहा है ना। हाँ अच्छा, पिछले टी में वहां पर बैंक 3 दफा लिख दिया अलग अलग डेट्स पे, 600 600 600, और एक और सीडी देख रहे हो, इस दफा यहां पर सीडी एक्रूड है और ओपनिंग एक्रूड है। जब भी क्रेडिट साइड पे एक्रूड सीडी लिखोगे आप, वो ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड पे एक्रूड, और डेबिट साइड का एक्रूड क्या कहलाया, रिसीवेबल, ठीक है ना। और सीडी का के नाम से एक्रूड जो है वो किसी भी टी के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। आप ये जरूरी नहीं है एक्रूड लिखो, आप चाहो तो इसको बैलेंस सीडी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होने के लिए, आसानी के लिए, वरना तो सीडी का लफ्ज काफी था। अब आप बैलेंस लिखो या एक्रूड। अच्छा पेमेंट्स वाला अकाउंट होता, अगर ये पेमेंट्स वाला अकाउंट होता तो एक्रूड यहां लिखा हुआ था, उसके केस में एक्रूड सीडी यहां पर आता, क्योंकि वो लायबिलिटी बनता। पेमेंट्स वाले अकाउंट में एक्रूड जो है पेबल वाला एक्रूड होता है, और पेबल वाला एक्रूड जो है वो ब्रॉट डाउन इस तरफ होता है। तो पेमेंट्स वाला एक्रूड अगर ब्रॉट डाउन इस तरफ होना है तो कैरी डाउन यहां पर हुआ होना चाहिए था। अब आप जब ये टी अकाउंट के अंदर करोगे तो समझ में आएगी। मैं आपको खाली कंपैरिजन के लिए एक दफा दिखा दूं, ताकि हम ऑन द स्पॉट जो है इस बात को समझ लें। ये हमारे पास एक अकाउंट है, इन दो अकाउंट को कंपेयर करो। सिर्फ नाम से पता नहीं चलना हम रिसीव कर रहे पे कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है रेंट पे ही कर रहे हो, ऐसा हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी और रिसीव कर रहे हैं इंश्योरेंस, पता नहीं कैसे पता चलेगा। अकाउंट के अंदर देखो आप, अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, इंश्योरेंस डेबिट हो रही है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस डेबिट बैंक क्रेडिट हो रही है, इसको पे कर रहे हैं, तो ये हमारी पेमेंट वाली पोजीशन है यहाँ पर। मतलब ये हमारा कोई सप्लायर जिसको हम पेमेंट्स कर रहे हैं, इस अकाउंट ये अकाउंट पेमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंट क्रेडिट और बैंक डेबिट हो रहा है, तो ये अमाउंट हमारा रिसीट से रिलेटेड है, और रिसीट्स इनकम्स को लेकर होती है। तो पेमेंट से रिलेटेड वाले अकाउंट का जो ब्रॉट डाउन है, अगर डेबिट पे है तो वो प्रीपेड कहलाता है। रिसीट से रिलेटेड जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है, वो अगर डेबिट पे है, एसेट साइड का ब्रॉट डाउन है, तो वो हमारा रिसीवेबल कहलाता है। इसी तरीके से पेमेंट टाइप का जो टी है, जिस ऐसा टी अकाउंट जो पेमेंट से हमारे लिंक करता है, तो उसका जो बीडी अगर क्रेडिट साइड पे, तो वो लायबिलिटी वाला बीडी है। पेमेंट वाली लायबिलिटी पेबल होती है, और जहां पैसा लेना हो वो भी लायबिलिटी बन सकता है। कैसे, कस्टमर ने अगर एडवांस दिया हुआ तो उसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे, लायबिलिटी वाली साइड पे, तो हमने एडवांस तो रिसीव नहीं किया हुआ कस्टमर से, ये वो वाली जगह है, तो इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड या कस्टमर एडवांसेस। इसी तरीके से सीडीज की बात करते हैं। अगर पेमेंट टाइप का टी अकाउंट है, तो उसका सीडी अगर डेबिट साइड पे लिखा हो तो यकीन करो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है, वो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होगा। और जो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होने वाला है, वो लायबिलिटी वाली साइड पे ब्रॉट डाउन होने वाला जो एक्रूड है, वो डेबिट साइड पे एक्रूड सीडी कहला रहा है, ठीक है। पेमेंट वाली चीज एक्रूड हो तो मतलब वो पेएबल है। रिसीव करने वाला टी अकाउंट हो, उसका जो एक्रूड लिखा है वो रिसीवेबल वाला एक्रूड है, क्योंकि एक्रूड लफ्ज के दोनों मतलब हो सकते हैं, रिसीवेबल वाला एक्रूड भी हो सकता है, पेबल वाला भी हो सकता है। क्लियर है? इसी तरीके से पेमेंट वाला जो टी अकाउंट है, उसका अगर सीडी बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमने एडवांस में पे किया हुआ है, क्योंकि एडवांस में पे किया हुआ है तो वो प्रीपेड डेबिट पे आएगा। इसी तरीके से जहां पैसा लेना है कस्टमर से, उसका अगर सीडी
डेबिट साइड पे आ रहा है, तो मतलब ये लाइबिलिटी वाला सीडी है। ब्रॉट डाउन की क्या क्रेडिट पे होता है, और ये क्या है, कस्टमर ने हमें एडवांस दिया जो कि अनअर्न्ड वाला सीडी है, तो इसलिए नाम लिख के वाजे कर दिया है। ठीक है, ये देखोगे पढ़ोगे क्लियर होगा, फिर शायद थोड़ा भूलोगे, लेकिन इवेंचुअली सम एट सम पॉइंट इट विल बिकम वेरी मच इनग्रेव्ड विद इन यू। उसके बाद आप इसको बैलेंस शीट के नाम से भी लिखो तब भी मसला नहीं। अच्छा जी, तो यहां पर हमारे पास एक सवाल आता है, क्लासिक वर्क्स वर्कशॉप द ऑटोमेटिव रिस्टोरेशन फैसिलिटी, जिसका सवाल चल रहा था, ऑल्सो रेंडर्स कार क्लीनिंग सर्विसेज, कार क्लीनिंग सर्विसेज भी देता है, एंड समटाइम्स रिसीव्स कस्टमर्स एडवांसेस एज वेल, और कभी कभी कस्टमर एडवांस देके भी चले आते हैं पैसा, यार ये रखो अगली दफा आऊंगा तो धुलवा लूंगा गाड़ी। दीज एडवांसेस नीड टू बी ट्रीटेड एज अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2022 की शुरुआत में द वर्कशॉप हैड अ रिसीवेबल, इंटरेस्टिंग टी अकाउंट होने वाला है ये, इस टी को क्या नाम दूं मैं, क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज के टी अकाउंट है। कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ FY 2022, FY 2022 के शुरुआत में, अब हम कंसिडर करें जब कोई डेट्स नहीं लिखी हुई एंडिंग, तो यकीनन हम ये सोच रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31/12 होगी। साल कौन सा है, 2022 फाइनेंशियल ईयर। तो उसकी शुरुआत में पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे टी अकाउंट का। यहाँ भी वीडी आ सकता है, सीडी यहाँ आ सकता है, सीडी वहां आ सकता है, डबल लाइन। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये है हमारा सवाल, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022। अब बताओ इस क्लीनिंग सर्विसेज के मध्य में हम पैसा रिसीव करते हैं, पे करते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 द वर्कशॉप हैड अ रिसीवेबल, वर्कशॉप का 1000 का रिसीवेबल था स्टार्टिंग में। कहां लिखेंगे, डेबिट ब्रॉट डाउन, ठीक है ना, 1000 पाउंड का, ये क्या है, रिसीवेबल है। एंड एट द पीरियड एंड इट हैड कस्टमर एडवांसेस ऑफ 300 पाउंड, कस्टमर एडवांसेस है, मतलब कस्टमर्स ने हमें एडवांस में पैसा दिया है, मतलब ये एक अनअर्न्ड पैसा है। अनअर्न्ड जो ब्रॉट डाउन होता अगले साल वो यहां पर होता एज अ लाइबिलिटी, तो क्रेडिट डाउन यहां पर होगा। क्लियर है, लाइबिलिटी वाला ब्रॉट डाउन जो है वो लाइबिलिटी वाली जगह, क्रेडिट डाउन यहां पर होना है। ब्रॉट डाउन की नजर से देखना आसान हो जाता है क्रेडिट डाउन को, उसकी उल्टी जगह पर, ठीक है ना। तो वो जो अगले साल 300 पाउंड का ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी साइड पे होना है, वो हमारा क्रेडिट डाउन यहां पर हो रहा है। आप इसको अनअर्न्ड सीडी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पूरे साल 5 फरवरी, 8 जून और 9 नवंबर, तीन अलग अलग टाइम पर डेट्स पर, जो कि पूरे साल के अंदर ही फॉलो हो रही है डेट्स, इतनी अमाउंट हमने रिसीव की कस्टमर्स से। तो बैंक डेबिट क्लीनिंग सर्विसेज क्रेडिट 800 प्लस 1200, 2000 प्लस 1500, 3500, 3500 की क्लीनिंग सर्विसेज क्रेडिट हुई, जिसके मध्य में बैंक डेबिट हुआ। एक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि 3 अलग अलग डेट्स हैं, ठीक है। भारी साइड दोनों तरफ से 3500 है, 3500 लिख दी, और ये वाली साइड हल्की है, 3500 में से 1300 गए तो क्या बचे, 2200। ये 2200 क्या है मेरा, PNL, मतलब ये मेरी एक तरह से क्लीनिंग सर्विस डेबिट हो गई 2200 से, PNL क्रेडिट हो गया, इनकम है 2200 की। सही है, इंटरप्रेट करते हैं। 1000 मुझे कस्टमर से रिसीवेबल्स थे, 1000 मुझे कस्टमर से रिसीवेबल्स थे, कस्टमर ने हमें 3500 दे दिए, कस्टमर ने हमें ज्यादा दे दिए। कितने ज्यादा दे दिए, 2500 ऊपर दिए। हमें उनसे 1000 लेने थे, कस्टमर ने हमें 2500 ऊपर दे दिए। तो इसका मतलब कस्टमर ने तो एडवांस दे दिया 2500 का, लेकिन हमारे पास तो एडवांस 300 का दिख रहा है। तो बाकी 2200 का क्या हुआ, बाकी 2200 एडवांस नहीं रहा कस्टमर का, क्यों, कस्टमर को हमने वो सर्विसेज दे दी, वो हम अर्न कर चुके। इट इज नो मोर कस्टमर्स एडवांस, दैट्स व्हाई हमारे क्लोजिंग एडवांस में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे क्लोजिंग एडवांस में 300 रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर हो रही है, दैट्स व्हाट यू विल सी इन द टी अकाउंट। फिर आपके सामने 2 सवाल है, एक सवाल ये रहा जिसका जवाब सॉर्ट ऑफ यहां पर है, जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, और दूसरा सवाल आपने जो है वो सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। तो इस सवाल को मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। पी एंडरसन्स फाइनेंशियल ईयर, अच्छा इसमें एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स लिखा है, सिर्फ एक्सपेंस और इनकम दोनों हो सकता है,
एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस इनकम बोथ, ठीक है। पी एंडरसन फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2018 में पी एंडरसन के बिजनेस के लिए हम अकाउंटेंट है और उसका पीरियड एंड होता है 31 दिसंबर 2018 का, मतलब 1 जनवरी से लेकर 2018 के 31 दिसंबर तक चलेगा। मेक द लेजर अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, इन तमाम चीजों के लिए लेजर अकाउंट्स बनाने, इंक्लूडिंग द बैलेंस कैरीड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड, और बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हुए भी दिखाना। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं, यह हर लाइन आइटम आपको एक टी अकाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है बनवाने का। मैं पूरा टी अकाउंट नहीं बना रहा, बल्कि बने बनाए टी अकाउंट से मैं उसमें दिखा देता हूँ। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का टी, ठीक है, वॉज एक्रूड बाय $200, $200 से एक्रूड है, अभी क्लियर नहीं हो रही ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, एक्रूड से क्लियर नहीं हो रही ना, हो सकता है रिसीवेबल भी हो। एट द स्टार्ट $200 से एक्रूड था एंड टोटल मेंटेनेंस वाज पेड, टोटल मेंटेनेंस पे की गई, इसका मतलब हमने पे की है, क्योंकि पेड टू अस नहीं लिखा है। जब पेड टू अस नहीं लिखा है इसका मतलब हमें कस्टमर ने पे नहीं की, फजूल का लंबा नहीं करो जुमला, ये हमने ही पे की होगी बाय डिफॉल्ट। अगर हम सोचें तो हमने $950 की पेमेंट्स किए पूरे साल मेंटेनेंस की मद में, और विच रिजल्टेड इन प्रीपेड एट द पीरियड एंड ऑफ 110 पाउंड, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने बनाया, कैसे बनता है बेसिक स्ट्रक्चर, बीडी लिखा यहां पर लिखा, सीडी लिखा यहां पर और यहां पर लिखा, भले एक्रूड प्रीपेड इसके साथ ना लिखो, रिप्लेस मेंटेनेंस लिखा और इसको पहचाना, ये हमारे लिए क्या है, पेमेंट टाइप का टी अकाउंट है। कह रहे एक्रू पेमेंट टाइप के टी अकाउंट का जो एक्रूड होता है वो पेबल होता है, ठीक है ना। पेबल $200 का यहां पर आना चाहिए एट स्टार्ट, और एट द पीरियड एंड आपका प्रीपेड है $110 का, एट द पीरियड एंड सीडी के साथ 110 आने कहां है हमें नहीं पता अभी, लेकिन आप सोचो अगर प्रीपेड जो है अगले साल ब्रॉट डाउन होता तो वो यहां होता ब्रॉट डाउन, तो कैरी डाउन कहां होगा, यहां होगा, सही ना। तो आपने 200 लिख दिया, 110 लिख दिया, और पूरे साल आपको 900, आपने 950 पे किए, तो बैंक क्रेडिट हुआ, उसके बदले रिपेयर्स मेंटेनेंस डेबिट हुआ है 950 से, ठीक है। तो आपने जो 3 मैंने सर्कल लगाया ना, अभी आपने सिर्फ वो काम किया है। अभी जो अमाउंट्स है कौन से वाले लिखे मैं सब मिटा के फिर बता रहा हूं एक दफा, अभी तक आप ये वाले अमाउंट्स लिख पाए, ये 200, ये 110, ये 110 कैसे लिख पाए, आपने इसका प्रीपेड पहचाना, क्या अगले साल प्रीपेड होगा तो उसका सीडी यहां पर आएगा प्रीपेड का, ठीक है ना, और ये 950, तो 200 प्लस 110 बनता है 330, जबकि 950 बाहरी साइड है, तो 950 दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है ना। और क्रेडिट साइड को 950 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 640, ये पीएनएल के रेफरेंस से लिख दिया। इसको इंटरप्रेट करें, अगर इंटरप्रिटेशन यह है इसकी कि इंटरप्रेट के लिए मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूं इस दफा। हमारा पेएबल था 200 का और हमने 950 पे कर दिया, 200 से कितना ऊपर पे किया हमने, 750 ऊपर पे किया, तो एक तरह से हमारे तहत तो हमें लग रहा है 750 होना चाहिए हमारा प्रीपेड का सीडी, लेकिन प्रीपेड का सीडी तो 110 आ रहा है, मतलब उस 750 में से भी 640 तक का आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस और कर चुके होंगे, तो आपका वो प्रीपेड नहीं रहा। मतलब आप अपने सप्लायर को जो आपको रिपेयर्स करके आता है आपकी मशीनरी, आपको उसको 200 पुराने देने थे, आपने वो दे दिए, उसके अलावा आपने इस साल 750 और दिए, 950 दिए ना टोटल, पुराने 200 दिए और 750 और दिए, 750 और देने के बाद ये रेंट के अंदर आपका सप्लायर कह रहा है कि भाई आपके मेरे पास से अब 110 बचे, तो इसका मतलब मैं 640 की उसकी सर्विसेज ले चुका हूं, दैट्स व्हाई इट्स पीएनएल 640। क्लियर हो रही? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है हम इसको पे कर रहे हैं इंश्योरेंस या इंश्योरेंस रिसीव, या तो हमारा अपना बिजनेस है इंश्योरेंस वालों के अकाउंटेंट हम तो वो रिसीव करते, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव कर होते हैं, लेकिन या बिजनेस ओड मतलब बिजनेस को देने थे, लफ्ज ओ का मतलब एक्रूड जैसा नहीं है, एक्रूड में तो उधार है ना, सिर्फ उधार ले भी सकते थे, लफ्ज ओ का मतलब ये होता है OWE, ओ का मतलब देने वाला उधार पेबल, और ओन का मतलब विच यू ओन, OWN ओन मतलब वो आपको आपका अपना है, लेकिन ये ओ बिजनेस ओ कर रहा है इंश्योरेंस मतलब देनी है, इंश्योरेंस पेबल है एट स्टार्ट बाय $500, तो ये तो क्लियर है कि ब्रॉट डाउन यहां पर $500 का पेबल है,
ठीक है ना, एंड पेड 1200, बैंक क्रेडिट इंश्योरेंस डेबिट 1200 से, इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 1200 से, सही है। वाइल 300 पेबल था एट ईयर एंड, एट ईयर एंड 300 पेबल है, तो सीडी कहां आएगा, पेबल का बीडी अगले साल कहा जाता है, ये देखो यहां जाना है ना बीडी, तो उसका सीडी पेबल का सीडी पर यहां होगा, ब्रॉड डाउन के जरिए तो कर पाते हो ना इजीली, सही है। तो ये कितना है 1500, वहां 500, तो इसका मतलब 1000 यहां कमी है, ये क्या पीएनएल, ठीक है। अगर देखोगे तो यहां यही होगा, इंश्योरेंस के केस में पीएनएल 1000 का आ रहा है, दूसरा टी अकाउंट बनाओ। तीसरा, ऑफिस सप्लाईज वाज वर्थ ऑफिस सप्लाईज, आपके ऑफिस सप्लाईज, आपके जो स्टेशनरी वगैरह होती है, वॉज अवेलेबल, वर्थ अवेलेबल थी, मतलब ब्रॉड डाउन आपके पास मौजूद थी, वो $150 की आपके पास अवेलेबल फॉर यूज थी ना, एसेट अवेलेबल मौजूद है यूज करने के लिए। द बिजनेस बॉट 420 की स्टेशनरी और खरीदी बिजनेस ने, तो बैंक क्रेडिट हुआ, ऑफिस सप्लाईज डेबिट हुई 420 से, बैंक क्रेडिट और ऑफिस सप्लाईज डेबिट, क्लियर। ड्यूरिंग द पीरियड एट द ईयर एंड कोई ऑफिस सप्लाईज नहीं बची, कोई सीडी बैलेंस नहीं बचा, बची नहीं ऑफिस सप्लाईज, सही है। तो जनाब क्या हुआ, 570 दोनों तरफ आएगा, और यहां पर 570 मिसिंग है, ये पीएनएल के रेफरेंस से हुआ। इसका मतलब 150 के आपके पास स्टेशनरी थी, 420 के आपने और खरीदी, फिर भी ईयर एंड में कोई स्टेशनरी नहीं बची, तो मतलब 570 की स्टेशनरी आप कंज्यूम कर चुके, क्लियर है। टैक्सेस, टैक्स तो अब हम हुकूमत के अकाउंटेंट तो है नहीं ना कि हम क्या टैक्स रिसीव करते हैं, क्योंकि टैक्स तो सिर्फ हुकूमत रिसीव करती है, तो इसमें तो ये सोचना भी बिल्कुल फजूल होगा अभी। हाँ, अगर हुकूमत के अकाउंटेंट है फिर टैक्स रिसीव करने वाला टी होता है, लेकिन ये पेमेंट वाला टी है, अभी बिजनेस है सिंपल सा, ठीक है। तो आपने आपके जो कह रहा है द टैक्सेस ऑफ 1800 वर प्रीपेड, प्रीपेड टैक्सेस कहां जाने चाहिए, ओपनिंग यहां पर आ गए, ठीक है ना। वाइल बिजनेस पेड 500 के टैक्सेस, बैंक क्रेडिट टैक्सेस डेबिट 500 के, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट और टैक्सेस डेबिट, तो टैक्स 500 डेबिट हो रहा है बैंक के रेफरेंस से, एंड द क्लोजिंग टैक्स पेबल वाज 160। क्लोजिंग टैक्स पेबल निकालने के लिए आप सोचो कि अगले साल ओपनिंग में पेबल चाहिए हमें, तो पेबल यहां आता है, तो पेबल अगर 160 का यहां आएगा तो उसका क्लोजिंग यहां पर आना चाहिए, तो ये तीन बड़े 2300 प्लस 2460, तो इसका मतलब 2460 का आपका एक्सपेंस हुआ होगा, सही है। मतलब ये कि 1800 आपके पास, आपके बिजनेस के 1800 रुपए टैक्स अथॉरिटीज को जमा थे, प्रीपेड थे, और आपने इस साल 500 और दिए, तो टैक्स अथॉरिटीज के पास अच्छी खासी रकम, $2300 हमारे जा चुके हैं, $2300, फिर भी टैक्स अथॉरिटीज कह रही है कि भाई अभी आपके $160 पेबल है, तो इसका मतलब वो 2300 जो मैंने पे किए थे ना टैक्स अथॉरिटीज को, वो तो कंज्यूम हो ही गए, उसके ऊपर 160 और चढ़ गए जो अब हमें अगले साल पेबल है हमारे लिए, ठीक है, इसलिए 2460 का एक्सपेंस हुआ, क्लियर हो रही है। द बिजनेस रेंडर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज बिजनेस देता है, तो रेंडर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज ना, कंसल्टेंसी की अभी अगर हेडिंग डालूंगा तो आप समझ जाओगे कंसल्टेंसी रिसीव करने वाली है। एट द स्टार्ट इट हैड अनअर्न्ड बैलेंस ऑफ $1000, $1000 का एट स्टार्ट अनअर्न्ड बैलेंस था, कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होगा क्योंकि लायबिलिटी है, ठीक है। वाइल इट रिसीव्ड $22,000, जबकि पूरे साल $22,000 पैसे रिसीव किए, तो रिसीव करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो अर्न किए, पैसे $22,000 रिसीव हुए, तो बैंक डेबिट हुआ है $22,000 से, कंसल्टेंसी क्रेडिट हुआ है $22,000 से, तो कंसल्टेंसी क्रेडिट $22,000 से, जिसके बदले बैंक आपका डेबिट होगा $22,000, क्लियर है पूरे साल। ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे साल रिसीव किया, एंड एट द ईयर एंड, और साल के आखिर में 2000 वर एक्रूड फ्रॉम कस्टमर्स, 2000 कस्टमर्स से रिसीवेबल्स थे, तो रिसीवेबल्स अगर कस्टमर्स से थे तो अगले साल ब्रॉट डाउन वो यहां होंगे, जो अगले साल ब्रॉट डाउन रिसीवेबल की साइड पे होगा तो इस साल कैरी डाउन यहां होगा, तो एक्चुअली 25,000, बोलने वाली बात नहीं है, बताओ कौन सी साइड भारी है, बहरहाल तो 25,000 यहां पर लिख दिया इसका मतलब, ठीक है, ये पीएनएल हो गया,
इंटरप्रेट करें। हमें कस्टमर्स ने एडवांस दिए हुए थे $1000, तो अभी तो हमें ये भी अर्न करना था, ठीक है ना। फिर कस्टमर्स से हमें और पैसे मिले $22000, तो पहले ही कस्टमर्स के $1000 थे हमारे पास, 22000 इस साल और मिले, तो कस्टमर से $23000 मिल चुके थे इस साल। और साल के एंड में हम कस्टमर से कह रहे हैं कि अभी हमें कस्टमर से 2000 और लेने हैं, तो मतलब वो 23000 तो पूरी इनकम हो ही गए, बल्कि उससे ज्यादा की हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दी, ठीक है ना। कितनी दे दी? $25000 की टोटल दे दी, जिसकी $25000 की सर्विसेज देना ही तो वजह है कि मेरे जो कस्टमर ने एडवांसेस दिए हुए थे, वो भी एडवांस का खाता भी खत्म हो गया। फिर कस्टमर ने पूरे साल जो $22000 हमें दिए थे, वो भी खाता खत्म हो गया, बल्कि नया खाता कस्टमर के सर पे चढ़ गया कि वो हमें देगा $2000 और। तीनों मिला के जो है ना, ये हमारा $25000 बनता है जो हमने अर्न किए इस साल। फाइनली ये जो आपका बिजनेस है एंडरसन के नाम से है बिजनेस, वैसे तो ऐसा लग रहा है ओनर का नाम है, ठीक है ना। एंडरसन सबलेट्स पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस एट एनुअल रेंट ऑफ $4000। क्या कर रहा है? सबलेट कर रहा है, रेंटल्स पे दे रहा है, रेंटल्स नहीं दे रहा। बिजनेस रेंट आउट क्या हुआ, रेंट्स रिसीव करेगा एक्चुअली एंडरसन, ठीक है ना। डॉलर का साइन है पागल, कैसा डॉलर का साइन? ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ठीक है ना जनाब। तो एनुअल रेंट $4000 का पहले से पता है हमें कि इस अरेंजमेंट में, ये नहीं बोले कि ये रिसीव कर लिया, कह रहे हैं एनुअल रेंट पर $4000 है, वाइल ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस रिसीव कितना? $5000। तो बैंक डेबिट हुआ, रेंट क्रेडिट हुआ। ड्यूरिंग द ईयर बैंक डेबिट, रेंट क्रेडिट कितने से हुआ? $5000 से, तो 5000 यहां लिख दिया, ठीक है ना। रेंट क्रेडिट बैंक डेबिट, क्लियर हो रही है। आउट ऑफ 1500, अच्छा आउट ऑफ विच 1500 होना चाहिए, जुमला गलत हो गया, आउट ऑफ 1500 विच लिखा हुआ है, मतलब ये आउट ऑफ विच 1500 वाज अगेंस्ट ओपनिंग एक्रूड रेंट। जो $5000 इसने दिया, इसमें से $1500 साल के शुरू का एक्रूड रेंट था, कि साल के शुरू का रिसीवल है, तो रिसीव तो पूरा 5000 किया है ना, उसको 3500 मत कर देना, ये तो 5000 ही है। बैंक डेबिट, रेंट क्रेडिट 5000 से हुआ, लेकिन इससे एक डायमेंशन और भी दे रहा है कि 1500 हमें जो है साल के शुरू में रिसीवेबल भी था, एक्रूड था ना। और एक्रूड कौन सा है? रिसीव करने वाला एक्रूड जो होता है वो रिसीवेबल होता है, तो रिसीवेबल वाला एक्रूड यहां पर 1500 लिखेंगे, क्लियर हुई है। और पूरे साल रेंटल्स कितने हुए पूरे साल के? इस दफा देखो सीडी नहीं अवेलेबल हमारे पास, अभी सिर्फ 2 चीज अवेलेबल है, हमें कम से कम 3 चीजें चाहिए थी डिफरेंस निकालने के लिए। सीडी अवेलेबल ही नहीं है, एयर रेंट का नहीं बताया, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का तो पता है हमें कि 4000 की हमारी इनकम होती है। 4000 की इनकम का मतलब ये होता है पीएनएल क्रेडिट होता है 4000 से, तो उसके बदले रेंट डेबिट होगा, ताकि रेंट के टी अकाउंट को हम क्लोज करें पीएनएल में ना, तो रेंट को डेबिट करें 4000 से, और यहां पर पीएनएल का रेफरेंस लिखे तो ये इनकम कहलाए। तो अब हमारा सीडी बैलेंस किस तरह का निकल आएगा? ये बन गया साइड 5500, ये साइड बन गए 5000 बन रही है, लेकिन 5500 दोनों तरफ लिखा, 500 यहां पर आ रहा है। ये सीडी बैलेंस हमारा क्या है? यहां ब्रॉट डाउन होगा, रिसीवेबल। क्लियर हुई? ये थोड़ा मुख्तलिफ था, इसमें सीडी नहीं गिवन था, पीएनएल गिवन था। सो इसमें आपको इनकम टी अकाउंट बना दिए, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट भी बनाना था और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बनाना था। मैंने इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बना के दिखा दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो जितनी भी हमारी इनकम्स हुई है उनको टोटल गिन लो एक तरफ। तो हमारी कंसल्टेंसी इनकम हुई है 25000 की, हमारे रेंट इनकम हुए 4000 की, जो रेंट का डी था उसमें 4000 देखा हमने, पीएनएल 4000, और हमारे कंसल्टेंसी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें पीएनएल 25000 बना था हमारा, तो हमारी टोटल इनकम हो गई 29000। जबकि टोटल एक्सपेंस कौन कौन से थे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, टैक्स, इंश्योरेंस दोबारा से, व्हाई इज इट ट्वाइस? दो दफा इंश्योरेंस का था, 4 टी अकाउंट्स है, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज और टैक्स। मैंने वहां 5 लिखे हुए हैं, ये 4 होने, ये 5वां गलत है, ठीक है ना।
तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 640, 1000 का इंश्योरेंस, 570 ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 570 और टैक्स एक्सपेंस 2460। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे 4 हो गए 4670। तो 29,000 में से 4670 माइनस करेंगे तो ये 24330 बचेगा। क्लियर है? ये मैं नोट्स में सही कर दूंगा। ये बना दिया। अब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आप खुद बना लेना। बैलेंस शीट में पता है क्या आएंगे? ये जो एंडिंग बैलेंसेस है, किसी का ये है, किसी का ये दोनों एंडिंग बैलेंसेस कौन सा? एसेट्स वाले हैं। तो हमारे करंट हमारे एसेट्स के बस लिख देना एसेट साइड पे। बैलेंस शीट कुछ यूं बनेगी क्या? आप ये बैलेंस शीट जो है ना भले टी अकाउंट फॉर्म में बना दो या टी अकाउंट फॉर्म में नहीं तो एसेट्स की हेडिंग डालो, ठीक है ना। यहां सही काम नहीं हो रहा, मैं वहां बना के दिखा दूं। एसेट्स की हेडिंग डालोगे, पहले तो ये बोलोगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस पूरा लिखना है यार, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, मैं जल्दी जल्दी में लिखता हूं। एज ऑन हमारा 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना। तो एक सीधी लाइन खींच दी है, उसके बाद एसेट्स की हेडिंग डाली। नॉन करंट करंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एसेट्स कौन कौन से देखते हैं। जिसका ब्रॉड डाउन डेबिट पे हो रहा है ना अगले साल, वो तमाम हमारे एसेट्स हैं। किस किस का ब्रॉड डाउन डेबिट पे हो रहा है अगले साल? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का डेबिट साइड पे नंबर लिखा हुआ है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मेरा एसेट है। रिपेयर्स एंडिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितने का ब्रॉड डाउन हो रहा है? 110 का ना, तो मतलब कैरी डाउन 110 ये वाला अमाउंट 110, ठीक है। इंश्योरेंस लाइबिलिटी वाला ब्रॉड डाउन है, इसलिए इसको छोड़ दो। ऑफिस सप्लाईज का भी क्रेडिट वाला ब्रॉड डाउन नहीं, ऑफिस सप्लाईज का कोई ब्रॉड डाउन ही नहीं है, तो ये तो हमारा बचा ही। टैक्स को लेकर हमारा ब्रॉड डाउन अगले साल यहां पर आएगा 160 का, ठीक है ना। टैक्स को लेकर ब्रॉड डाउन आना है 160 का, क्योंकि कैरी डाउन है ना, ये ब्रॉड डाउन होगा। लाइबिलिटी वाली साइड पे होगी, उसको भी छोड़ दो। इंश्योरेंस का टी 2 दफा बन गया शायद, क्योंकि वहां बन गया था, फिर दोबारा एक दफा यहां बना, सो जस्ट क्रॉस दिस टी, इसका काम नहीं है। कंसल्टेंसी को लेकर क्या है? ब्रॉड डाउन डेबिट पे हो रहा है, तो कंसल्टेंसी रिसीवेबल वाला ब्रॉड डाउन है 2000 का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये वाला क्या है? प्रीपेड वाला है, क्योंकि पेमेंट वाली चीज का जो एसेट है उसको प्रीपेड लिख दो, आइडिया हो जाना इससे, पेमेंट वाला प्रीपेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इसी तरीके से कंसल्टेंसी रिसीवेबल, ठीक है ना, कंसल्टेंसी रिसीवेबल सही है। कितने से है कंसल्टेंसी रिसीवेबल? 2000 से। फिर इसका देख लेते हैं, ये भी हमारा रेंट का भी रिसीवेबल है 500 से, तो रेंट रिसीवेबल। तो कुछ हमारे इनकम्स वाले जो एसेट्स हैं वो रिसीवेबल के नाम से आ गए, और एक्सपेंस वाले जो एसेट है वो प्रीपेड के नाम से आ गए। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज पे। ये टोटल कितना बना? बैलेंस नहीं होगा, ये तो बस मैंने खाली टोटल करना है, ये मत सोचना कि बैलेंस होगा। 2500 2610 टोटल हुआ, ठीक है, टोटल एसेट्स का। इस तरीके से टोटल लायबिलिटीज, बैलेंस नहीं समझना होगा। टोटल लायबिलिटीज क्या हमारी? जिसके सारे ब्रॉड डाउन क्रेडिट हो रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हमारी लायबिलिटी है, तो इंश्योरेंस पेबल, इंश्योरेंस पेबल कितने से है? 300 से। इसी तरीके से ब्रॉड डाउन क्रेडिट 160 ये वाला ब्रॉड डाउन क्रेडिट होगा, मैंने कहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है तो ब्रॉड डाउन। टैक्स पेबल 160, टैक्स पेबल 160, ठीक है। बस ठीक है, दो ही पेबल्स हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 460 हमारी क्या लायबिलिटीज है? टोटल लायबिलिटीज 460, ठीक है। बस आप चाहते तो आप कहते इक्विटी साइड पे उधर पे इनकम भी अगर लिख दे, थोड़ी इनकम तो पता है ना हमें, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट से जो थोड़ी सी इनकम पता है वो तो वो लिख दे अगर। हालांकि काम नहीं, ओपनिंग वो नहीं पता हमें, ओपनिंग कैपिटल वैपिटल नहीं पता अभी। ये सिर्फ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के को लेकर बैलेंस एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनवा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो ये 24,000 को एज अ टोटल प्रॉफिट के तौर पे लिख सकते हो। टोटल प्रॉफिट 24,330। लेकिन ये मत कर देना कि आप टोटल लायबिलिटीज को उसके अंदर ऐड करके टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज कर रहे हो, मत करना। बस ये बस एक एक्सट्रैक्ट है कि हाईलाइट्स है कुछ, तो एक्सट्रैक्ट बनाना है आप लोगों ने। सवाल तो पूरा सॉल्व क्या करो जो सॉल्व वाला भी है, उसका इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट भी बना, बैलेंस शीट सिर्फ कंपेयर करने के लिए होता है आपके आंसर को मेरे आंसर से, और अगले सवाल का आंसर ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और अकाउंटिंग पीरियड भी टेढ़ा है, सितंबर 30 2020 तक चल रहा है, और स्टार्ट कब से हो रहा है?
1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो रहा होगा ये, सही। ये सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। तो हमारा एक्रूअल से प्रीपेमेंट का टॉपिक डन होता है।